जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपनी क्लास शुरू कर। आज हमारी सिक्स क्लास है और सिक्स क्लास के अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़नी। पहले तो ये बताइए कि आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और दूसरा आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। यस सर, आवाज भी क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है। थैंक यू सो मच। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको आज मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं कि बड़े सिंपल हैं, दिखने में बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि आपको ये चीज़ें किताबों में नहीं मिल पाती, लेकिन कहीं कहीं आप आके ना आप फंस जाते हैं बहुत स्मॉल सी चीजें, बहुत छोटी सी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये चीजें ना पता हो, लेकिन मेरा फर्ज है कि ये चीजें मैं आपको बताऊं। तो पहली बात यह है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट पहले मैं जरा मैंने स्क्रीन अभी खुद हटाई है। जरा मैं प्रो कनेक्ट अपने पास खोल लूं, देन मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ आपसे। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा है IRA वर्सेस 401 के। ये आपको बहुत मिलेगा। IRA एंड 401 के जो हैं ये पेंशन प्लान्स हैं। इनमें डिफरेंस बेसिक ये है कि IRA जो है इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट आप कहीं भी खुद खोल सकते हैं, लेकिन 401 के जो है वो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए अरेंज करता है। ये इसका बेसिक डिफरेंस है और इसी डिफरेंस को आपने माइंड में लेकर चलना है, बस इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। 401 के आपका आवाज एम्प्लॉयर। कट आपकी बहुत ज्यादा। अरे रिपीट करें काइंडली। जी, एक बंदे के पास आवाज कटी है या सबके पास आवाज कटी है, मुझे ये समझाइएगा। सर हमें सही है ठीक सर आ आवाज। रही है। ठीक आ अगर रही है। अगर एक बंदे के पास कटी है तो प्लीज उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, माजरत। अगर सबके स्क्रीन पास। शेयर नहीं है सर। जी। स्क्रीन शेयर कोई नहीं है। जी, स्क्रीन मैंने खुद हटाई है मैंने। अच्छा। जी जी, स्क्रीन मैंने खुद हटाई है। स्क्रीन मैंने खुद हटाई थी, अब मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, आप लोगों को नजर आ गया होगा। ठीक है सर, चलें। कुछ स्मॉल स्मॉल से कॉन्सेप्ट हैं, उनको जरा मैं आपको रिव्यू करवा दूं, देन हम आगे बढ़ते हैं। IRA वर्सेस 401 क्या है? ये पेंशन अकाउंट हैं आपके। इनमें आप पूरी जिंदगी जिस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट अपनी US के अंदर जो पहले वाले लोग थे वो इतना, जैसे हमारे यहाँ भी लोग थे, तो वो इतना वो यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना या मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्टमेंट करना ऐसे नहीं किया करते थे। वो बोलते थे कि यार ठीक है, पूरी जिंदगी हमने जॉब करी और जब हम रिटायर हों तो हमें एक अमाउंट मिल जाए। तो उसके लिए ये पुराने IRA इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट वर्सेस 401 के ये पेंशन अकाउंट्स किए गए हैं, जो कि ब्रोकर के पास होते हैं और वो आप अपनी मंथली सैलरी में से या तो आपके एम्प्लॉयर काट के जमा करवाता है। अगर वो एम्प्लॉयर काट के लिए आपके लिए अरेंज करवाएगा तो वो 401 के का अकाउंट खुलवाएगा, लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो वो IRA होगा, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। आप 401 के नहीं खुलवा सकते। अब आ जाते हैं पेंशन वर्सेस एन्युइटी। पेंशन क्या होती है? अगेन वही है कि जो आपका एम्प्लॉयर अरेंज करवाएगा उससे जो आपको रिटायरमेंट के बाद अमाउंट मिलेगा उसे कहते हैं पेंशन। और जो आप खुद IRA वगैरह में इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहां से जो आपको अमाउंट मिल रहा होगा, लमसम मिले या इंस्टॉलमेंट की सूरत में मिले, जैसे मंथली लोग ले लेते हैं, कुछ लोग लमसम ले लेते हैं, तो उसे एन्युइटी कहते हैं। तो पेंशन और एन्युइटी का बेसिक डिफरेंस ये है कि पेंशन उन जगहों से, मतलब उन पेंशन अकाउंट से मिलता है जो आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए अरेंज करे होते हैं थ्रू आउट द पीरियड, और एनुअलिटी वहां से मिलता है जो आपने पर्सनल अरेंज किए होते हैं। रूथ वर्सेस ट्रेडिशनल। रूथ और ट्रेडिशनल का मतलब ये होता है कि पहले हमेशा ट्रेडिशनल ही चलता था, जैसे ट्रेडिशनल IRA, ट्रेडिशनल 401 के। ठीक है, ये आप ट्रेडिशनल ऊपर जो IRA है और 401 के है, आप इसके साथ आप लगा दें। पहले क्या होता था, मतलब 5-7 साल पहले की बात है या अभी आया है, अब बहुत ज्यादा हो गया रूथ, अब बहुत ज्यादा आम हो गया रूथ। ट्रेडिशनल के अंदर क्या होता था कि आप जैसे 18 साल के होते थे, आपकी सैलरी आई, सैलरी आने के बाद आप क्या करते थे, वो आपका टैक्स कंसल्टेंट ये कहता था कि आपने IRA अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, बोलते जी की हुई है, आप टैक्स क्रेडिट ले लीजिए।
अब एक 18 साल का बच्चा जिसने 18 मतलब अभी कह लो तो $13,000 उसने कमाए हैं, और उसने सेविंग करके $1,000 रूथ IRA और ट्रेडिशनल IRA अकाउंट दोनों खोल सकते हैं आप। बट अगर एम्प्लॉयर ने काट लिया, लेट सपोज एम्प्लॉयर ने 500 काट लिया, 401k के अंदर डाल दिया ट्रेडिशनल के अंदर, बच्चे ने थोड़ा फाइनेंशियल बच्चा था, थोड़ा एफिशिएंट है, उसने बोला मैं IRA भी खोल लेता हूँ, ठीक है ना, उसने अपना पर्सनल IRA अकाउंट भी खोल लिया और दोनों ही ट्रेडिशनल, $500 ये उसमें डालता था, $500 इसमें डाल देता था, दोनों में एक एक अकाउंट। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है कि उसका टैक्स अंदर से खुशी से कहता था सर आप $1,000 का ना आप टैक्स क्रेडिट ले लो। वो कहता वो जबरदस्त, सही है माशाल्लाह, मैं तो जबरदस्त हो गया मेरे लिए कि मैं टैक्स क्रेडिट ले रहा हूँ। लेकिन इसका नुकसान क्या होता था? अब एक बच्चा 18 साल की उम्र से शुरू हुआ, अभी उसका जो रेट है वो 10% का टैक्स रेट है, तो उसको जो क्रेडिट मिलेगा वो भी 10% का ही मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अब ये क्या होता है कि वहां पे यूएस में जो अभी एवरेज सैलरी चल रही है ना, वो 60-70 हजार $80,000 चलती है। ज्यादातर अभी जो एवरेज सैलरी चल रही है वो 60-70 हजार सालाना चलती है। मतलब जाने को तो मिलियंस में जाती है, लेकिन एक ऑन एवरेज जो है मैं आपको बता रहा हूँ 70-80-90 हजार $, ऐसे जो नॉर्मल प्रोफेशनल्स के जो होते हैं, बाकी डॉक्टर्स वगैरह की मिलियंस में होती हैं, आईटी प्रोफेशनल्स की 5 लाख 7 लाख इससे भी ज्यादा होती है। तो मैं नॉर्मल प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ। तो वहां क्या होता है कि एक बच्चे उनका जो टैक्स स्लैब है वो 10-15% से ज्यादा सालाना नहीं जा पाता। अब एक बंदे ने पूरी जिंदगी IRA, ट्रेडिशनल IRA या ट्रेडिशनल 401k के अंदर इन्वेस्टमेंट करी बेचारे ने पूरी जिंदगी, और आखिरी में जब उसको अमाउंट मिलना शुरू हुआ, उसने कहा यार कि मैं एक लमसम अमाउंट निकाल लेता हूँ, एक घर बना लेता हूँ। तो उसने जब अमाउंट निकाला, तो ट्रेडिशनल का मतलब नुकसान ये है कि अगर आप जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टैक्स क्रेडिट ले लेंगे, और जब पैसे निकालेंगे तो उस वक्त आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 10% के हिसाब से मैंने सालाना बेनिफिट लिया, और अब जब मैं पैसे निकाल रहा हूं तो मुझे 37% का रेट लग रहा है। क्यों? ऑब्वियसली बात है, वो पूरी 18 साल की उम्र से अगर आप 60 साल की उम्र तक काम करें तो एक ह्यूज अमाउंट बन जाता है। चलो $1 मिलियन भी बन गया, लेट सपोज, ठीक है, थोड़ा 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 अमाउंट जमा करके $1 मिलियन भी बन गया, तो 1 मिलियन के ऊपर जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट है वो 37% है इंडिविजुअल का। तो ट्रेडिशनल IRA ने तो लोगों को बर्बाद कर दिया। उसने बोला भाई मुझे, मैंने फायदा कम लिया और नुकसान मुझे ज्यादा हुआ। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया रूथ। रूथ क्या कहता है? ना टैक्स क्रेडिट लो और ना ही आप टैक्स दो जब आप निकालोगे। तो अब क्या होता है कि अब लोगों ने ट्रेडिशनल को खत्म कर दिया है, और लोग अब रूथ IRA और रूथ 401k की तरफ चले गए हैं। और इसमें क्या होता है कि आप 18 साल की उम्र से शुरू कर देते हैं जब आपकी जॉब लगती है, और आप कोई टैक्स क्रेडिट नहीं लेते कभी भी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप कर लें इसकी लिमिट है, और आप वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। इसकी तकरीबन 6 या 7 हजार डॉलर की शायद लिमिट है, 6,600 या 700 ऐसी कोई डॉलर की IRA की लिमिट है, और 401k की लिमिट ज्यादा है, $22,000 कि आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और इसको कहते हैं, रूथ को कहते हैं टैक्स फ्री वेल्थ जनरेशन। रूथ को कहा जाता है टैक्स फ्री वेल्थ जनरेशन। तो होता ये है कि आप इन्वेस्ट करते रहते हैं और आपको कोई टैक्स नहीं देना होता, जब आप निकालते हैं पैसे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। दिस इज द टैक्स फ्री वेल्थ। अब आगे आ जाते हैं कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि मैं पहले समझाता हूँ कि आपने देखा होगा कि रिफंड, जब आपको रिफंड मिलता है, व्हेन फेडरल एंड स्टेट रिफंड रिसीव बिकम टैक्सेबल। मैंने अभी हाउ टू मेक फोर्थ स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी स्किप करवाया है, पेड प्रीपेड ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट भी स्किप करवाया है, ये मैं भी सिस्टम के ऊपर जाता हूँ तो आपको बताता हूँ। व्हेन फेडरल एंड स्टेट रिफंड रिसीव बिकम टैक्सेबल, ये आप लोगों के लिए बड़ा स्ट्रेंज होगा कि यार रिफंड जो होता है वो भी टैक्सेबल होता है। तो जी बिल्कुल, जो फेडरल रिफंड होता है वो टैक्सेबल नहीं होता, वो आपको जब भी मिलेगा आपको टैक्स फ्री है। लेकिन स्टेट की तरफ से जो आपको रिफंड मिलेगा वो टैक्सेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसकी कंडीशन क्या है? नंबर 1 कि जो स्टेट की तरफ से आपको रिफंड मिलेगा वो आपको 1099G देंगे।
फॉर्म 1099G जो है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी यूज होता है, रिफंड के लिए भी यूज होता है, क्योंकि आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट जो आपको मिल रही होती है वो स्टेट की तरफ से मिलती है, रिफंड भी है, ठीक है। तो आपको जैसे ही रिफंड मिलेगा तो आपके पास 1099G आएगा। अब ये टैक्सेबल किस सूरत में होगा? अगर आपने पिछले साल, मिसाल के तौर पर आज मुझे रिफंड मिलेगा तो वो 2022 का मिलेगा। अगर पिछले साल मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम की थी अपने फेडरल रिटर्न के अंदर, तो ये रिफंड जो है स्टेट का रिफंड ये नॉन टैक्सेबल है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर मैंने पिछले साल 2022 में आइटमाइज डिडक्शन ली थी तो मुझे इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसकी भी दो कंडीशन है। आइटमाइज डिडक्शन के अंदर दो चीजें आती हैं, मतलब मेडिकल आता है, आपका इंटरेस्ट आता है, टैक्स आ रहा होता है और चैरिटी आ रहा है। मेडिकल का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, इंटरेस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, और कंट्रीब्यूशन का कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ देखा जाएगा कि क्या आपने जो आइटमाइज डिडक्शन ली थी उसमें आपने सेल टैक्स क्लेम किया था या आपने स्टेट या लोकल टैक्स क्लेम किया था। अगर आपने आइटमाइज डिडक्शन क्लेम की थी और उसके अंदर आपने सेल टैक्स क्लेम किया था तो ये टैक्स जो है, रिफंड जो है वो नॉन टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपने लोकल या स्टेट टैक्स क्लेम किया था आइटमाइज डिडक्शन के अंदर तो ये जो रिफंड है ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसको समराइज करता हूँ। मुझे मिला रिफंड 2022 का, आज तारीख है मेरी जो भी है 17 सितंबर 2023। मुझे रिफंड मिला स्टेट की तरफ से, फेडरल रिफंड नहीं। फेडरल रिफंड के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, ठीक है, वो फ्री ऑफ टैक्स होता है। स्टेट रिफंड मुझे मिला, स्टेट का रिफंड फेडरल कहता है कि भाई जरा इसको चेक करो कि तुमने जो ये रिफंड लिया है मेरे पास से तो डिडक्शन पहले ही ले ली थी तुमने इसकी आइटमाइज की, तो अगर तुमने स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम किया है तो भाई ये रिफंड तुम रख लो, मुझे टैक्स नहीं दो। लेकिन वो कहता है जरा अगर आपने आइटमाइज डिडक्शन क्लेम की थी पिछले साल तो आप ये बताइए कि क्या स्टेट एंड लोकल टैक्स क्लेम किया था उसमें। आप अपनी लिस्ट के अंदर गए, आपने बोला मेडिकल मैंने 5,000 क्लेम किया था, मेडिकल का कोई मसला नहीं है। इंटरेस्ट मैंने जो मॉर्गेज के ऊपर था वो 10,000 था, ठीक है, इसका भी मसला नहीं है। मैंने जो चैरिटी की थी वो मैंने 20,000 की थी, नहीं इसका भी कोई मसला नहीं है। अब आ जाते हैं, मैंने ना सेल टैक्स क्लेम किया था, सेल टैक्स क्लेम किया जी, मैंने सेल टैक्स क्लेम, लोकल एंड स्टेट टैक्स क्लेम किया था, नहीं वो नहीं किया था। ठीक है, अगर वो नहीं किया था लोकल एंड स्टेट टैक्स क्लेम तो आप का जो ये रिफंड है वो एग्जाम है। लेकिन आपने सेल टैक्स क्लेम किया और साथ के साथ आपने लोकल स्टेट टैक्स भी क्लेम कर लिया, अब ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस सूरत के अंदर फेडरल जो रिफंड है वो एग्जाम्प्ट होता है, स्टेट के अंदर स्टेट रिफंड एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन फेडरल के अंदर देखा जाएगा कि आइटमाइज ली थी या स्टैंडर्ड ली। अब हम आ जाते हैं कुछ दो तरीकों की तरफ। अब कुछ सर लोग, ये जरा काइंडली रिपीट कर दीजिए। 3 दफा तो कर दिया था, चौथी दफा नहीं भी सर, कर ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था ना, ये मेडिकल पे और ये कंट्रीब्यूशन पे और ये सेल टैक्स के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सिर्फ इस वजह से। कोई मसला नहीं। आओ जरा एक्सेल में समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जरा एक्सेल खोलते हैं, एक्सेल में समझते हैं मजे से, सही है ना, ताकि यस सर। समझ। ट्रेन तो नहीं भाग रही ना भाई? नहीं नहीं सर। सर बिल्कुल नहीं ठीक है। सर, नहीं सर। F16 की तरह तो नहीं जा रहा ना? नहीं नहीं सर बिल्कुल ठीक गुड है। गुड गुड, चलो एक्सेल की नहीं स्क्रीन सर, नजर। पीआई है। पी आई है इसका मतलब डिले हो जाऊंगा मैं आज। गुड है। अच्छा जी, एक्सेल की स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। वंडरफुल, चलो। मेरे पास आया रिफंड $2,000 का, मिसाल के, ठीक है, ये मेरे पास रिफंड आ गया स्टेट की तरफ से, ठीक है, स्टेट रिफंड। दो रिफंड आए मेरे पास, एक तो स्टेट रिफंड आया और एक फेडरल रिफंड आया। ओके, $2,000 के मेरे पास आ। ओके, अब आगे आ जाते हैं। अब ये रिफंड जो है ना ये तो एग्जाम है,
एग्जाम्ड या नॉन टैक्सेबल कर देता, नॉन टैक्सेबल इन फेडरल एंड स्टेट बोथ। ओके, अब इसको नॉन टैक्सेबल इन स्टेट बट टैक्सेबल और नॉट इन फेडरल डिपेंड ऑन आइटमाइज डिडक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं, जरा मैं बोलता हूं कि यार कि पहले फेडरल में मैंने 2022 के अंदर आई क्लेम स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, अब भैया क्या बार बार पढ़ रहा है, आई क्लेम स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये जो 2000 का रिफंड है टोटल एग्जाम, टोटल नहीं, नॉन टैक्सेबल इन फेडरल। ओके, अब आई क्लेम आइटमाइज डिडक्शन बट only claim sales tax, only claim but claim मेडिकल कर लिया था। ओके है, मैंने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी कर लिया था, कोई मसला नहीं है, कर लो भाई। मैंने कंट्रीब्यूशन भी कर ली थी, जिसे हम चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कह लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने साथ के साथ सेल टैक्स किया था, सेल टैक्स, क्योंकि सेल टैक्स जो है वो स्टेट का डोमेन है। ओके, स्टेट सेल टैक्स। तो इस सूरत में क्या होगा, नॉन टैक्सेबल इन फेडरल। ओके, लेकिन अब आगे आ जाते हैं, मैंने क्लेम आइटमाइज डिडक्शन किया था, सेल टैक्स नहीं किया मैंने सेल टैक्स के साथ साथ स्टेट टैक्स एंड लोकल टैक्स भी क्लेम किया था। लाइक जो मैंने सैलरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टेट टैक्स भी क्लेम हुआ और लोकल भी। इस सूरत में क्या होगा, टैक्सेबल इन फेडरल। वो ये कह रहा है कि भाई इसका एक पोर्शन होता है, वो पोर्शन में आगे जाके समझा पाऊंगा, अभी आपको सिखाऊंगा तो आप लोग गड़बड़ हो जाएगी। तो वो कहेगा कि भाई आप जो है ऑलरेडी मुझसे डिडक्शन ले चुके हो, ठीक है ना, इसके ऊपर। अब जब डिडक्शन ले चुके हो और आपने कहा कि भाई मैंने स्टेट को पैसे दे दिए थे, ओके वंडरफुल, मुझसे आपने डिडक्शन ले ली। अब स्टेट ने आपको कोई एक्स्ट्रा की वजह से आपको, क्योंकि जब रिफंड तभी आता है जब आप एक्स्ट्रा टैक्स पे करते हैं ना, तो इसका मतलब है आपने कुछ एक्स्ट्रा टैक्स पे किया, तो भाई मुझे जो रिफंड आया है मेरे को तो टैक्स दो इसके ऊपर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इस कॉन्सेप्ट से वही कहता है कि ये आपका टैक्सेबल हो गया, ठीक है। अब हो सकता है अब इसके अंदर चैरिटी ना हो, कुछ भी हो, लेकिन मैंने एक समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है। अब समझ आ रहा है आप लोगों को, आ गया। तो 5 मिनट दीजिएगा ताकि जो 2 मिनट दीजिएगा इसको तरह से रिव्यू करना है। अगर रिकॉर्डिंग के अंदर भी रिव्यू कर लो तो मसला नहीं है, कोई क्या कर लो। क्वेश्चन सारे बाद में, ठीक है। लेट्स मूव टू द आवर टॉपिक। ओके सर। अब आ जाते हैं हम, अब आपको कुछ लोग ये कहते हैं कि यार स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 25,900 है, और मैं अगर सिस्टम के ऊपर छोड़ दूंगा और आइटमाइज डिडक्शन लेट सपोज हो गई 27,000, तो सिस्टम के ऊपर अगर छोड़ दोगे तो वो तो 27,000 क्लेम कर लेगा। तो वो कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं आइटमाइज डिडक्शन 27,000 क्लेम करूं $1,500 के लिए, मेरे को ये 8 साल 9 साल तक मुझे, या मतलब एक अरसे तक मुझे एक डॉक्यूमेंट संभाल के रखने होंगे, तो भाई ये आइटमाइज डिडक्शन को छोड़ो, मुझे फोर्सफुली मुझे मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन दो। देखिए सिस्टम के अंदर फंक्शनैलिटी क्या है कि वो ये कहता है कि विच एवर इज हायर,
अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन हायर होगी तो वो स्टैंडर्ड लेगा, अगर वो कहता है कि मतलब बाय डिफॉल्ट तो वो लेता है स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर आइटमाइज ज्यादा हो जाए तो वो आइटमाइज को लेता है। लेकिन वो जो डिफरेंस होता है ना दोनों के दरमियान का, तो वो कस्टमर कहता है कि यार मुझे आइटमाइज की वजह से डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे, ऑडिट आ गया तो डॉक्यूमेंट कहाँ पे मैं दे पाऊंगा, तो इससे अच्छा ये है कि आप मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन पे जाओ। तो उस सूरत के अंदर कौन सी फंक्शनैलिटी है सिस्टम की कि आप उसे क्लिक करें तो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो फोर्सफुली कह लीजिए फोर्सफुली आपको दिखाए। आपको प्रो कनेक्ट की विंडो नजर आ रही है? यस सर। ग्रेट। अभी देखें मैं स्टैंडर्ड तौर पे अगर जाऊंगा तो स्टैंडर्ड के अंदर वो उठा रहा होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, 25,900। ओके, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन उठा रहा है। लेकिन लेट सपोज आइटमाइज डिडक्शन जो है वो हो गई 27,000। आओ आइटमाइज डिडक्शन बना लेते हैं छोटी सी, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। जरा डेटा में डिलीट कर दो तो थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में आसानी हो, वरना आप लोग मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, ये सब हो गया जीरो। अब आ रहा है ये इसी स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, अब मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ यार कि मैं है ना, मैं स्टैंडर्ड क्लेम नहीं करना चाहता, मैं ना मैं स्टैंडर्ड क्लेम नहीं करना चाहता, मुझे आइटमाइज कर दी। चलो ठीक है भाई, आइटमाइज कर लो। मैं यहाँ आया एक डमी क्रिएट कर देता हूँ मैं स्केजुअल ए के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट का छोटा सा अमाउंट डाल दिया, 27,000। मैं अगर सिस्टम के ऊपर छोड़ दूंगा तो सिस्टम कहेगा विच एवर इज हायर, मैं तो वही लूंगा। ठीक है, 31,000 इसलिए उठाया है, 4,000 वो जो मैं स्टेट एंड लोकल का पे किया था, 27,000 और 4,000 31,000। ठीक है, अब लेट सपोज कस्टमर कहता है यार कि अभी क्योंकि इस साल 27 बोल रहा है, यार नहीं यार मुझे है ना स्टैंडर्ड नहीं, मुझे है ना आइटमाइज नहीं चाहिए, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ही दे दो। अब कोई ये नहीं कह देना भाई कि सर 31,000 है वो क्यों ले रहा है, मैंने सिर्फ सिनेरियो बनाया है मेरे भाई। ठीक है, अब बाजू का 1,000-1,500 का डिफरेंस होता है या किसी भी वजह से कस्टमर डॉक्यूमेंट नहीं रखना चाहता, वो अपने आप को क्लीन रखना चाहता है, ऑडिट नहीं करवा, क्योंकि आइटमाइज डिडक्शन हो गया, चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन हो गए, ये जितने आप एक्सपेंसेस लोकली क्लेम करेंगे ना तो उसके डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुशन होता है ना कि मैं डमी चैरिटेबल डोनेशन की स्लिप पे मैं लिख दूं यहाँ पे, ठीक है ना, मैं यहाँ पर मेडिकल के बिल डमी मतलब कुछ भी कर लूँ ना मैं, तो ये अमाउंट तो मैं अनलिमिटेड लेके जा सकता हूँ कि मेरे को तो टैक्स लायबिलिटी ना बने। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि आइटमाइज डिडक्शन क्लेम करोगे तो डॉक्यूमेंट रखने। तो लेट सपोज तो उन्होंने कहा 31,000, बोलता नहीं यार मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन ही चाहिए। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ आना है और आपने स्केजुअल ए के अंदर ही जाना है। स्केजुअल ए में जाके यहाँ जाएं, यहाँ पे आके अब ये कह रहा है कि आपको आइटमाइज करवाना है या फोर्सफुली स्टैंडर्ड करवाना है। हालांकि आइटमाइज ज्यादा है, स्टैंडर्ड कम है,
लेकिन अगर इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो विच एवर इज हायर वो ले लेगा। आपने सिर्फ यहाँ करना है 3 कि मैं चाहता हूँ फोर्स स्टैंडर्ड डिडक्शन। सिस्टम को पता चल गया कि हाँ भाई ये फोर्सफुली काम करवाना चाहते हैं, ठीक है, ये लीजिए। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत आगे जाके जरूरत पड़ेगी। अब देखो उसने ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन उठा ली, उसने इग्नोर कर दिया आइटमाइज डिडक्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं। Sorry. अब आ जाइए, स्टेट हो गया। अब देखिए होता ये है कि प्रो कनेक्ट के अंदर तो ये फॉर्म भरवाया नहीं जाता, पेड प्रीपेड ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट। ये एक्चुअली इसलिए होता है कि ड्रैग अगर आप यूज कर रहे हैं, इंट्यूट की प्रोडक्ट के अंदर अगर आप प्रो सीरीज यूज कर रहे हैं या आप ड्रैग यूज कर रहे हैं या कोई और सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो अगर आपने क्रेडिट लिया है कोई, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट या कोई भी क्रेडिट लिया है, ये फॉर्म आपको भरना जरूरी होगा 8867 का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको प्रीव्यू करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन आंसर हैं, ये सवालात होते हैं जिसके मैक्सिमम सवाल जो हैं वो आपने यस एंड नो में रखने हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वो आप सवालात के जवाब दें। ये प्रो कनेक्ट के अंदर नहीं है, ठीक है, ये आपको मिलेंगे दूसरे सिस्टम के अंदर। तो आपको कभी भी हो सकता है कि कोई दूसरा सिस्टम भी आपको यूज करने के लिए मिल जाए, जरूरी नहीं है, क्योंकि हर सिस्टम एक तरीके का होता है, लेकिन फंक्शनैलिटी के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा होता है। सर ये उसके अंदर है, इको के अंदर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। तो मैं कोशिश आपको ये कर रहा हूँ कि यार आपको हर चीज के लिए ट्रेन करूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको मैं लकीर का फकीर कोर्स पढ़ा के निकल जाऊं। ठीक है, नहीं, मुझे आपको सिखाना है, मुझे आपको कमाने के लिए बनाना है कि यार आप थैंक यू लोग सर। कमाएं। थैंक यू, थैंक यू। बड़ी मेहनत से भाई पैसे कमा के फीस दी जाती है, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, वैसे मुझे बड़े बड़े मजाइया मजाइया कमेंट्स भी आए हैं, खुदा का खौफ करो। मतलब अच्छा भाई, अच्छा जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। अभी क्यों, अभी कोई भी इसके अंदर क्रेडिट नहीं है, तो ये नहीं है। मैं छोटी सी लाइबिलिटी बना देता हूँ, लाइबिलिटी बनाऊंगा तो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट क्रिएट हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिकली फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म तब आता है जब आपका कोई क्रेडिट आप लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं ना, तो ये आपको ये इसलिए फॉर्म होता है कि ड्यू डिलिजेंस का फॉर्म होता है कि जो पेड प्रिपेयरर है, जैसे मैं हूं या आप हैं, जो ये रिटर्न बना रहा है, तो वो इंश्योर करे कि उसने इन सवालात के जवाब ले लिए हैं अपने क्लाइंट से या नहीं लिए। बड़ा सिंपल से सवालात हैं। ये इसके अंदर तो ऑटोमेटिकली ये सब चेकलिस्ट ओके होता है, ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम में प्रो कनेक्ट में। लेकिन इधर नहीं होता। ये देखिए 8867 का फॉर्म इसलिए आया कि उसने ये बनाया है, ये यहाँ पे टैक्स क्रेडिट ले लिया $2000 का, ठीक है, जिसकी वजह से उसने ये फॉर्म क्रिएट कर दिया। अब ये फॉर्म क्या है, आए थोड़ा सा जरा सवालात पढ़ते हैं। क्या आपने डिड यू कंप्लीट द रिटर्न बेस्ड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर द एप्लीकेबल टैक्स लोड प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर रीजनेबली? यस, ज्यादातर का आंसर यस होता है, एक दो का आंसर नो होगा। वो इसलिए होगा, बता देता हूँ। क्या आपको जो रीजनेबल डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे? बिल्कुल मिल गए थे। जो आपने क्रेडिट क्लेम किया है, ईआईसी वगैरह, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द सेम इंफॉर्मेशन इन ऑल द रिलेटिव फॉर्म्स वगैरह आपने फिल कर दिए हैं? बिल्कुल कर दिए। मैंने क्या कर दिया, सिस्टम खुद करता है भाई। डिड यू सेटिस्फाई द नॉलेज रिक्वायरमेंट टू मीट द नॉलेज रिक्वायरमेंट यू नीड? ये क्या आपको जो टैक्स पेयर है, क्योंकि मैंने कहा ना इंटरव्यू करते हैं तो क्वेश्चनर आप भेजा जाता है, तो जो इसका मतलब ये है कि जो आप जिसका आप रिटर्न भर रहे हैं उसका नॉलेज रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही था, ठीक है। क्या उसको जो आपने चीजें समझाई थी समझा दी? क्या डिड एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर, क्या ये गलत थी? अगर जो इंफॉर्मेशन टैक्स पेयर ने प्रोवाइड की है क्या वो गलत है, आप अगर यस लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली उसके रिटर्न की लग जाएगी, तो इसको नो लिखेंगे, ठीक है। अगर नो लिखेंगे तो बाकी सारे सवाल आप नीचे चले जाएंगे। बाकी डिड यू सेटिस्फाई द रिकॉर्ड, जो उसने रिकॉर्ड मेंटेन करके आपको दिया है, लाइक जो आपको फॉर्म्स दिए हैं, सारी चीजें दी हैं, वो बिल्कुल सही है? आप बोलते हो बिल्कुल ठीक है, टकाटक है, बिल्कुल टनाटक।
Do you ask the taxpayer whether he or she could provide a document to sustain eligibility for the tax credit? क्या जो अगर जिसके बाद बच्चे वगैरह होते हैं तो वो ये बोलते हैं कि आपको प्रॉपरली पता है कि हेड ऑफ हाउस होल्ड क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये 2 4 6 सवालात होते हैं, इसमें कोई वो चीज नहीं होती। आप इसको सिर्फ अगर पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ अंदाजा हो जाएगा। घर पे बैठ के सुकून से ये सवालात पढ़िएगा, एक दफा रट्टा मान लीजिए, ठीक है। और उसी सूरत के अंदर ये सवाल कभी भी कोई किसी सिस्टम में आ जाए तो आपके पास अगर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, प्रो कनेक्ट मौजूद है। प्रो कनेक्ट को खोलें, इन सवालात को देखें और ऐसे जवाब दे दें। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम करती है मेरे, क्योंकि ये मुझे जब मैंने फर्स्ट बैच और डिफरेंट लोगों को पढ़ाया तो उसके बाद ये छोटे छोटे सवालात मेरे पास आना शुरू हुए। ऑब्वियसली बात है, आदमी ग्रेजुअली जब चीजें करता है तो वो चीज सवाल होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना मुझे पहले से चीजें आप दे दें, एक्चुअली मैं सरकमटेंसेस को देख करके यार आपको क्या पढ़ाना है, अभी आपका क्या मूड है, क्या चीज है, तो वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसको देखना। तो दैट्स वाई। तो ये हो गया, ये हो गया। अब ट्रिक है यार, एक सिंपल सी ट्रिक है भाईजान। आप बात औकात देना, होता क्या है कि लोगों को अब फॉर्म आ गया, फॉर्म 1099 जी आ गया। अब आप देख रहे हो बाज औकात आप मतलब जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हो तो बाज औकात आपको बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको पता भी नहीं होंगी ना, ठीक है। बहुत सी एक शासन आदि चीज आ जाएगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप बिल्कुल है ना दिमाग आपका वो हुआ है, तो आपने बोला यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, बाज औकात इंसान को जो सामने पड़ी हुई चीज होती है ना वो भी समझ नहीं आती। तो अब मैं क्या करूं? तो उस सूरत के अंदर कि आपके पास कोई ऐसी चीज आ जाए जो आप आपको पता नहीं है लेकिन सिस्टम में आपको इंटर करनी है, क्योंकि आपका काम है टैक्स प्रिपेयरर। अब आप अगर अपने सीपीएस से पूछेंगे सर ये कहाँ डलेगा, तो वो बोलेगा भाई तुझे काम आता भी है नहीं आता, ठीक है। तो इस इंसल्ट से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? गूगल पे जाइए, विंडो नजर आ रही है आपको? गूगल नजर आ रहा है? गूगल नजर आ रहा है सबको? यस सर। सर, अब आपने क्या लिखा? आपको फॉर्म आ गया W2। अब आपको नहीं पता है W2 फॉर्म इंटर कैसे करना है। सिंपल आप लिखा हाउ टू इंटर W2 फॉर्म, फॉर्म का नंबर लिखा इन प्रो कनेक्ट ऑनलाइन। अभी आपको पूरा प्रोसेस बता देगा। अब आप आज पहली दफा ना ड्रैग यूज कर रहे हो, ये पूरा तरीका बता देगा कि W2 कैसे फाइल करना है, इंटर कैसे करना है, विलोडिंग कैसे करनी है, वगैरह वगैरह। अब आप आ गए, आपके पास आपको सर ने वही प्रो कनेक्ट फुरकान साहब ने सिखाया था, लेकिन मुझे तो काम करना पड़ रहा है ड्रैग के ऊपर। तो क्या मसला है इसके अंदर? सबकी विंडो सेम होती है। हाउ टू इंटर W2 इन ड्रैग, ये लो आ गया, ये वीडियोस आ गई, ठीक है। एक दफा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि यार तुम्हें करना क्या है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि गूगल पे जाओ, हाउ टू इंटर W2, हाउ टू इंटर 1099 NEC, हाउ टू इंटर मिस, हाउ टू इंटर ये। तो आप कुछ भी इंटर करने का तरीका ढूंढ लीजिए, ठीक है। ये यूएस के अंदर सबसे खूबसूरती वाली बात है कि आपको थोड़ी बहुत मैक्सिमम चीजें आपको जो है वो ऑनलाइन मिल जाती हैं। तो आप अगर मुझे पूछेंगे इससे अच्छा ये है कि आप ये 8867 सैफ ने भेज दिया, जबरदस्त, थैंक यू सैफ। तो वो आप आराम से इसको देख लें। और ये टिप ट्रिक है कि आप इजीली किसी से पूछने की बजाय आप आराम से गूगल के ऊपर जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपने से दूसरे एक कंसोलिडेटेड रिटर्न मैंने बनाया है जिसके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। अब तक की चीजों के लिए मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, क्योंकि परेशान हो रहे, 5 मिनट ले लीजिए, हाथ खड़े कर लीजिए और जिसको सवाल करना है प्लीज सवाल कर लीजिए। रेज योर हैंड 5 मिनट्स, अभी तक के लिए कोई चीज समझ ना आई हो। जी परवेश। जी परवेश साहब आप म्यूट हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये जो प्रो कनेक्ट का सॉफ्टवेयर है सर, तो सर ये जो है ना, जब हम टैक्स फाइलिंग करेंगे तो इसका एक्सेस हमें मतलब हर इंडिविजुअल को सर मिलेगा या बाय करना पड़ता है सर इसको? क्या? सर ये जो प्रो कनेक्ट सॉफ्टवेयर है, हम्म। तो सर इसको जो है ना मतलब बाय करना पड़ता है या ये हमें डायरेक्ट एक्सेस दे देता है मतलब आपने अभी अभी अपना लॉगिन बनाया है इसके ऊपर? नहीं सर, नहीं बनाया सर। क्यों? किस किस ने सर नहीं बनाया भाई? किस किस शरीफ आदमी ने नहीं बनाया? बना लिया सर।
भाईजान इसके ऊपर लॉगिन बनाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट लॉगिन है। लॉगिन किस तरीके से बनता है उसका तरीका मैंने वीडियो के अंदर शायद पहली या दूसरी क्लास के अंदर बताया था, उस वीडियो को देखिए और लॉगिन बनाइए, कोई पैसे नहीं लगते इसके अंदर। ये ओके सर। लाइव सर्वर है, ये वाहिद लाइव सर्वर है जिसके कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है प्रवेश साहब। जी सर। अगर आपको प्रॉब्लम हो ना बनाना में प्रॉब्लम हो तो मेरी वीडियो सेकंड वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने प्रो कनेक्ट का अकाउंट बनाना सिखाया है। वहां अपना पाकिस्तानी मोबाइल नंबर डालें, ईमेल एड्रेस डालें, पाकिस्तानी मोबाइल का कोड आ जाएगा, सिंपल सा अकाउंट बना लीजिए। ठीक है सर। ठीक है जी अदील साहब। अस्सलाम सर। अच्छा सर, मेरा हाँ क्वेश्चन ये है कि आपने ये कहा कि अगर हम लोकल सेल टैक्स या वो कल का रिफंड करते हैं और जब रिफंड होने के बाद हमें उस पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। सिर्फ मेरा सवाल ये है कि हमें सिर्फ उस पोर्शन जो हमने रिफंड वो वाले रिफंड के पोर्शन पे टैक्स पे करना पड़ेगा कि फिर पूरा जो हमने रिफंड क्लेम किया था जैसे फेडरल का और सबका मिला के जो रिफंड क्लेम किया था उस पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा कि जो कैलकुलेशन लोकल है सिर्फ। इसकी, एक इसकी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन में आगे आपको समझाऊंगा। वो रिफंड किस तरीके से कौन सा पोर्शन जो है वो टैक्स होता है। वैसे 1099G जो होता है वो आपको उसी वक्त इशू किया जाता है रिफंड के उसके अंदर, तो उसमें जो अमाउंट होता है उसमें लिखा हुआ होता है टैक्सेबल अमाउंट कितना है, नॉन टैक्सेबल अमाउंट कितना है। जी ठीक है, नहीं मैं पूरे पे नहीं हमें पे करना पड़ेगा। लाइक जो हमने लोकल सेल टैक्स पे किया होगा उस पे जो रिफंड आएगा लोकल उस पे। नहीं नहीं प्लीज आप अपनी बात को लोकल सेल टैक्स, नो 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 नो, ये मैंने सेल टैक्स की तो बात ही नहीं की यहाँ पे। मैंने तो सर आप प्लीज प्लीज आप शायद कॉन्सेप्ट समझे नहीं। हमें देखिए यूएस के अंदर जो सेल टैक्स है वो हम पे करते हैं जो हम परचेजिंग करते हैं, ठीक है ना। तो जी जी। रिफंड हमें जो मिलता है वो हमें इनकम टैक्स का मिलता है, ठीक है। तो सेल ओके। टैक्स से कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ जो मैंने स्टेट टैक्स और जो लोकल टैक्स पे किया है अगर वो मैंने लिया था अपनी कैलकुलेशन के अंदर, तो ये रिफंड मेरा जो स्टेट की तरफ से आया है जो कि इनकम टैक्स रिफंड है, नॉट द सेल टैक्स रिफंड, वो आपको टैक्सेबल होगा अगर आपने स्टेट इनकम टैक्स और स्टेट लोकल टैक्स आपने पे अपनी कैलकुलेशन में शामिल किया था पिछले साल। तो इसमें सेल टैक्स का तो कहीं नहीं है। सेल टैक्स तो ये है कि कैलकुलेशन के अंदर बस काम आएगा। सेल टैक्स का रिफंड नहीं मिलता है, रिफंड इनकम टैक्स का मिलता है। जी जी ठीक हो गया, मैं आप समझ गया यानी कि सेल टैक्स का रिफंड बस अच्छा हमें यानी कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा रिफंड तो फेडरल और लोकल का और स्टेट का मिलके एक रिफंड होता है ना जी, जनरेट। फेडरल का अलग रिफंड होता है, स्टेट का अलग रिफंड होता है। जैसे स्टेट का टैक्स अलग पे करना होता है, बाद औक़ात ऐसा होता है कि आपको फेडरल के अंदर कोई टैक्स नहीं देना होता लेकिन स्टेट के अंदर देना होता है उसके लॉ की वजह से। जी ठीक हो गया, मैं समझ गया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। यस मोहसिन। सर मुझे एक चीज ये कंफर्म करनी थी कि जो रिफंड हमारा क्रिएट हुआ उस रिफंड के अंदर सारा रिफंड एग्जेम्प्ट है अगर हमने आइटमाइज रिडक्शन के अंदर सेल्स स्टेट टैक्स या लोकल टैक्स क्लेम किया होगा तब वो रिफंड हमारा टैक्सेबल हो जी जाएगा, बिल्कुल अदरवाइज सारा बिल्कुल। रिफंड हमारा एग्जेम्प्ट होगा, ऐसा ही सारा है? रिफंड क्लेम है। अगर मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम की है तो और आइटमाइज क्लेम की है और उसके अंदर मैंने सेल टैक्स स्टेट टैक्स या लोकल टैक्स नहीं किया। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे टैक्सेस है तो टैक्सेस के अंदर तो स्टेट टैक्स है ही नहीं ना। टैक्सेस के अंदर स्टेट टैक्स और लोकल टैक्स है ही नहीं, वहां पे सेल टैक्स है और बाकी टैक्सेस है। तो जो लोग स्टेट में रहते, जो लोग टैक्सेस में रहते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही वंडरफुल है, उनका स्टेट रिफंड भी क्योंकि स्टेट का तो रिफंड ही नहीं आएगा। लेकिन मिसाल दे रहा हूँ कि अगर किसी वजह से फ्रेंचाइज टैक्स की वजह से उनका रिफंड आ भी जाए, ठीक है, तो उस सूरत के अंदर फिर वो देना होगा, अदरवाइज नहीं देना होगा, सिंपल। ठीक है जी, सवाल खत्म। थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी जा नहीं रहा भाई मैं। अब हम एक छोटा सा जो हमने टुकड़ों में रिटर्न बनाए थे उसको जरा हम एक कंसोलिडेटेड कर लेते हैं और कुछ नए फॉर्म इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं 1099 DIV, ताकि आपको स्केजुअल बी किस तरीके से काम करता है, स्केजुअल डी किस तरीके से काम करता है। तो एक मैंने सिनेरियो बनाया है, वही जॉनी लीवर साहब हमारे हैं, ठीक है, माशाल्लाह इस साल वो उससे सारा कहीं नजर काम नहीं आ कर। रही। जी जी अब आएगी सर, सारी चीजें आएंगी आपको पता। एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है अब नजर आ रही है, लोड हो रही है स्क्रीन, आ गई नजर।
जी सर, आगे थैंक यू। कल मुझे किसी ने पूछा था और मैंने उन्हें कंफर्म किया था कि सर एस्टिमेटेड टैक्स जैसे पाकिस्तान में क्या होता है, पहले महीने कुछ भी पे कर दो, दूसरे महीने कुछ भी पे कर दो, तीसरे महीने कुछ भी पे कर दो, चौथे महीने पे कर दो। तो मैंने कल कहा था कि ऐसा यूएस के अंदर नहीं है, और बिल्कुल ऐसा यूएस के अंदर नहीं है। अगर आप मिसाल के तौर पे छोटा छोटा अमाउंट पे करते रहे और आखिरी में आपने पूरा भी कर दिया, तो जितना आपने डिले किया है, क्योंकि उसने कहा भाई वो क्या करता है, सिस्टम बोलता है भाईजान आपको देना था इतना रिटर्न, आपको देना था $40,000। अब मैं आपने 10,000 देना था मुझे पर क्वार्टर, या 40,000 का मुझे 90% देना था आपने। 90% को 4 क्वार्टर में डिवाइड कर लीजिए, या मतलब इस साल की बात करूं कि इस साल का आपको या तो मुझे 90% दे देते इन चारों क्वार्टर में तोड़ के, तो मैं आप पे पेनल्टी नहीं लगाता। लेकिन अगर आपको 40,000 मुझे पहले क्वार्टर में दे देते फिर भी मैं पेनल्टी नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ ऐसे खेलोगे कि 40,000 का मुझे बनता है और 4 क्वार्टर में मुझे 10,000 देने हैं, आपने पहले क्वार्टर में 1,000 दे दिए, दूसरे क्वार्टर में 1,000 दे दिए, तीसरे क्वार्टर में 1,000 दे दिए, और चौथे क्वार्टर में 37,000 दे दिए, तो सॉरी, जो मेरा जो आपने जो लॉस किया है इंटरेस्ट की, तो आपके ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट इस वजह से भी लगेगा। ठीक है, तो सिस्टम में जो चाहे चेक करना चाहे वो चेक भी कर सकते हैं आराम से। मैं थोड़ा कल कंफ्यूज था, मैंने जवाब सही मुझे याद तो आ रहा था कि ऐसा ही है, लेकिन मुझे आज देखा तो मैं आज कॉन्फिडेंटली आपको ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे वही जॉनी लीवर की साहब की तरफ। जॉनी लीवर साहब माशाल्लाह बिल्कुल अभी फिट स्मार्ट हैं। ठीक है, जॉब भी कर रहे हैं माशाल्लाह, इन्होंने घर भी किराए पे दिया हुआ है और अपना छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे हैं, और कुछ इन्होंने डिविडेंड वगैरह भी, इंटरेस्ट वगैरह भी इन्होंने लिए हैं इस दफा। और बीच में थोड़े टाइम के लिए ये अनएम्प्लॉयड थे, तो उनको कुछ अनएम्प्लॉयमेंट का भी इन्हें पैसे मिले हैं। तो इस दफा जॉनी लीवर साहब बड़े काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा रिटर्न उनका आया हुआ है कि वो जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, घर भी किराए पे दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी की हुई है जहां से थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है, और डिविडेंड भी आया है, और माशाल्लाह। तो ये दो चार छह चीजें हैं, जरा एक छोटा सा रिफंड रिटर्न बनाते हैं कि अगर ऐसा रिटर्न आए आपके पास, तो क्योंकि ऐसी तरीके के रिटर्न आएंगे जो अब मैं जो आपको करवाने जा रहा हूँ, इसी तरीके के रिटर्न आएंगे। ठीक है, अब हम जाते जाएंगे कॉम्प्लेक्स की तरफ। आपकी मैंने बेस बनाई थी इससे स्केजुअल किस तरीके से आएंगे, अब हम चलेंगे होम ऑफिस डिडक्शन, व्हीकल डिडक्शन, क्रेडिट, चैरिटी। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी करके डेप्रिसिएशन, थोड़े अब आपको थोड़े से हल्के उससे अब आप पेस ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपको रेगुलर बेस के ऊपर यूज होंगी। ऐसा नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ जब आप रिटर्न भरने जाएंगे तो बोले ये तो कुछ और का कुछ निकला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह यही सारी चीजें आपके पास आ रही होंगी। अभी जब हम बिजनेस की तरफ जाएंगे तो बिजनेस का रिटर्न भी देखिएगा, बिजनेस को फिर हम 1040 से कनेक्ट करेंगे, फिर सारी चीजें आइए आगे। जॉनी लीवर साहब हैं, डिजाइनर हैं। ठीक है, 301 में रहते हैं, वाइफ हैं, इंजीनियर हाउस वाइफ हैं। इंजीनियर पे एतराज था लोगों को, तो उनको हाउस वाइफ कर दिया है। एक बेटी है उनकी, ठीक है, जो कि 2021 में पैदा हुई हैं। एक ही डिपेंडेंट है, वर्चुअल करेंसी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फॉरन फाइनेंशियल अकाउंट कोई भी नहीं है इनका। अब रिफंड इनको बैंक अकाउंट में ही चाहिए होता है। एस्टिमेटेड पेमेंट इन्होंने फेडरल की हुई है थोड़ी सी, हम एस्टिमेटेड पेमेंट की भी बात कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है जी, जॉब है इनकी फुल टाइम, यस कर देता हूँ, नो करना भूल गया मैं, वो यस करना भूल गया। इन्वेस्टमेंट की भी है जी, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने की हुई है, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट वगैरह और डिविडेंड आ रहा है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड जी भाई, बिजनेस भी कर रहे हैं और अपना एक छोटा सा रेंट पे घर भी दिया हुआ है। ओके, बाकी एलिमनी अनएम्प्लॉयमेंट जी, अनएम्प्लॉय भी थे, थोड़े बहुत पैसे अनएम्प्लॉयमेंट के भी मिले। बाकी एचएसए अकाउंट वगैरह आगे जाके करवाऊंगा कि आप बंदा जो है वो एचएसए अकाउंट में भी इन्वेस्टमेंट करता है, आईआरए पे भी करता है। ठीक है, जॉनी लीवर साहब को अभी हम कुछ अरसे बाद रिटायर भी करवा देंगे, तो रिटायरमेंट का भी उन्हें पैसा मिल रहा होगा। एसएसए 1099 एसएसए की कैलकुलेशन कैसे हो, कैलकुलेशन क्या मतलब एंट्री कैसे होगी, तो सारा डेटा डला हुआ है, बस आपको एक कंसोलिडेटेड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सारा डेटा हमने डाला हुआ है। अब पहला वही जॉनी लीवर साहब का W2। ठीक है, आइए जरा इनका थोड़ा सा अमाउंट डाल देते हैं, बाकी सारे अमाउंट डले हुए हैं। 81878, हम बात होगा देना, इसको हटा रहे थे बार बार इस अमाउंट को अपनी कैलकुलेशन के लिए।
जब भी आपके पास रिटर्न आएगा आपने कुछ नहीं करना, आपने पूछना है भाई पहले अपनी इनकम बताओ, फिर डिडक्शंस बताओ, फिर टैक्स क्रेडिट्स बताओ, ठीक है। एक अपना खुद का ऑर्गेनाइजर क्रिएट कर लीजिए। अगर ऑर्गेनाइजर समझ नहीं आ रहा है ना, इसी कॉपी को इसी का प्रिंट लीजिए, इसी इसी ये जो विंडो है ना इसका प्रिंट ले लीजिए, ठीक है। सर आपकी सैलरी है? नहीं सैलरी नहीं है। सर इंटरेस्ट है? नहीं इंटरेस्ट नहीं है। डिविडेंड है? सर जी डिविडेंड है। सर पेंशन है? जी मैं रिटायर हो गया हूँ, पेंशन है। सर कोई जुआ हुआ खेला है उसका कुछ है? ठीक है। रिफंड कोई मिला है आपको? ये सारी चीजें ही है ना, आपका ये ऑर्गेनाइजर बना हुआ है। इसी को कॉपी कीजिए, इसी को घोल के पी जाइए, ठीक है। इसी का प्रिंट लीजिए, कस्टमर के साथ कॉल पे बैठिए, या अगर उसको ईमेल लिख रहे हैं तो यही ईमेल लिख दीजिए पूरी इसकी, ठीक है ना। इसके बाद आपने अभी इनकम की हम पोर्शन कर रहे हैं, इसका डिडक्शंस के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। आइटमाइज डिडक्शन को खोल लीजिए, आइटमाइज डिडक्शन के अंदर क्या है। इस तरीके पे अभी मैं क्रेडिट्स के ऊपर आऊंगा, फिर क्रेडिट्स के ऊपर आने के बाद आपके ये सारी चीजें करने के बाद हम क्रेडिट्स के ऊपर आ जाएंगे। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल आपने अपने कॉन्सेप्ट को बड़ा हाजिर रखना है कि मुझे उससे डेटा लेना है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि डेटा लेना है, दूसरा ये कि उस डेटा को सिस्टम में डालना है, रिव्यू करना है, चल मेरा भाई खत्म। इससे ज्यादा कोई दिमाग नहीं लड़ाना। इस एक्सपीरियंस के साथ आपको काम करते रहेंगे तो आपको एक्सपीरियंस आता रहेगा, ठीक है। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि काम जरूर कीजिएगा। अपवर्क पे अकाउंट बनाए, फाइवर पे अकाउंट बनाए, पाकिस्तान में आप फेसबुक मार्केटिंग शुरू कर दें, ठीक है ना। आप कुछ भी कर लें, यूएस में दोस्त बैठा हुआ है उससे बात करें कि भाई तू काम करना शुरू कर दे, अपने आप को पेड प्रिपेयर रिव्यू करा दें। और टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा यार कि मैं बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, क्यों? जब गलत तो आप बनाएंगे नहीं। 80 to 90% क्योंकि पहली दफा होगा, कुछ गलतियां करेंगे, 70 to 80% परफेक्ट रिटर्न बनाएंगे। वो उसी से खुश हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली सिस्टम से जा रहे हैं। और जो मैं सिनेरियो दे रहा हूँ ना उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए ताकि आपका हैंड्स ऑन हो। मेरी तकरीर कुछ ज्यादा हो जाती है माजरत के साथ, ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। सर मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। नहीं वो कुछ लोग तकरीर भी समझते हैं ना, अच्छी बात है। सर ये जो प्रैक्टिस केस आप दे रहे हैं ये आपको हम मतलब रिटर्न बना के चेक करवा सकते हैं? नहीं, ओ, तो हमें एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी इसकी कि हमने ठीक बनाई है? रिकॉर्डेड वीडियो है जी जी। तो चेक कर लो। अगर मैं 40 लोगों के रिटर्न 50 लोगों के रिटर्न चेक करने बैठ गया ना तो मैं आम दिन में यही करता रहूंगा। अच्छा सही है। नहीं जो कॉन्सेप्ट सर वाली आप बोलो लोग ना, तो मैंने भी तो वही चेक करना है। तुम्हें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा एक बात बताओ। मुझे मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा सर मैं अगर बना कर फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप बताएंगे कि ये इसमें ये गलतियां थी या नहीं थी। है? रिकॉर्डेड वीडियो है, नहीं वो रिटर्न, तो है। ठीक है ना। उसमें जाके देखो कि यार ये है, फंस जाओ। हाँ फंस गए, बिल्कुल ही फंस गए सर, अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने सब बना लिया है। फिर तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है। मुझे खुशी होगी कि यार हाँ बंदा फंस चुका है। तो मुझे भी देखने की वो हो कि हाँ यार ये बंदा फंस चुका है, अब देखो। अब तुम बोला हो यार सर मैंने रिटर्न बनाया था चेक कर लें, यार मैं बोलूंगा यार अब, क्योंकि पता है आप क्या करोगे, जब मैं आपको ये अथॉरिटी दे दूंगा ना यार मैं बैठा हूँ बनाओ, फिर पता है क्या है, आप वो संजीदगी से नहीं बनाओगे, ठीक है। जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना तो आपको क्या होगा कि आप बनाओगे, और बनाने के बाद फिर खुद चेक करोगे, फिर जब फंसोगे ना जब आओगे तब मजा आएगा कि हाँ यार इसने बनाया। बात समझ रहे? दिस इज माई कॉन्सेप्ट। मुझे तुम्हें कॉन्फिडेंस देना है कि हाँ यार तुम क्लाइंट के सामने ही बोलो, या अपने जो सीपी है ना उसके सामने बोलो, बाबा ये बिल्कुल ओके बनाया है मैंने, ठीक है, चेक कर लो जो चेक करना है। लेकिन अगर तुम ये इस आसरे पे रहोगे ना कोई भी कि यार सर देख लेंगे, तो फिर सर तो देखते ही रहेंगे। ठीक है भाई, हमने ये इनका डेटा डाल दिया, ठीक है। सर वो पाकिस्तान में जब हम आयरस पे कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें एक रिकंसिलिएशन की टैब आ रही होती है जिससे हम चेक कर सकते हैं, इसमें भी कोई ऐसी चीज है? इसमें रिकंसिलेशन की टैब नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको खुद सोचना है, जो आपकी रिकंसिलेशन 1040 है। आप जब उसके अंदर रिटर्न के अंदर जब बना रहे होते हैं तो रिकंसिलेशन तो वेल्थ स्टेटमेंट में आता है ना। इनकम का क्या करते हो ये बताओ? इनकम में तो कोई हम्म रिकंसिलेशन नहीं आती, हम्म उसको कैसे प्रूव कर लेते हो? जी बोले साहब।
जी सर। उसको कैसे प्रूफ करते हैं? वो तो उसको तो हम अभी ढूंढेंगे। खुद ही प्रूफ करते हैं ना। हम्म। यही है यार, मुझे कोई मसला नहीं है देखने में या टाइम देने में, लेकिन फायदा क्या होगा? मैं तो चाहता हूँ आपको कॉन्फिडेंस आए, आप फंसो तो मेरे पास आओ। हमने बिजनेस का भी डाल दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद इनको 1099 जी भी आया हुआ है, ठीक है। ये क्या आया हुआ है? अनएम्प्लॉयमेंट। ये कुछ अरसे के लिए ओहायो एम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन ने इनको 14,274 दिए थे, ठीक है ना। अब इसका फॉर्म किया है 1099 जी। ओके। अब मुझे तो यहाँ 1099 जी नजर नहीं आ रहा, ये रहा 1099 जी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपके पास फॉर्म्स आएंगे। ओके, यहाँ गए इनपुट में, कहाँ है भाई 1099 जी? ये रहा। सबसे पहले आपने देने वाले का डिटेल डाली। सर सर स्क्रीन नहीं सिस्टम शो हो वाली रही। स्क्रीन शेयर कर दें। कर देते हैं जी। आ गई स्क्रीन? यार ये स्क्रीनें बहुत हो गई हैं, ये बड़ा सबके साथ इसके साथ मसला ये है कि ये स्क्रीन है ना, बार बार जाने में मुझे बड़ा मसला होता है। ये होता ही नहीं। अच्छा जी, ओहायो अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन 30E, 30E। EIN नंबर डाल देते हैं। EIN नंबर क्या होता है? कंपनी का शनाख्त 2764775। 30E ब्रॉड स्ट्रीट। इसके लिए सर अप्लाई करना पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट जो फॉर्म आप बता रहे जी बिल्कुल, आपको बताना पड़ता है वहां पे। 32 कोलंबस ओएच। जब उन्हें बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई वो भी हमारी तरह ही है, हमसे भी बड़े खतरनाक लोग हैं वहाँ। बस ये है कि वहाँ रूल्स हैं तो बस लो चीजें बची हुई हैं, वरना अदरवाइज वहाँ भी सब कुछ यही होता है। तो ये सर किस बेस पे वो देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो अनएम्प्लॉयमेंट जो किसी भी बेस पे ही देते भाई, आप बेरोजगार हो गए। अब आपकी जो स्टैंडर्ड था उसको मेंटेन रखते हैं वो। टाइम पीरियड या एज लिमिटेशन या इस तरह? नहीं नहीं भाई, इतना मुझे बा खुदा कसम खुदा की मुझे नहीं पता, लीव मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। वैसे वहाँ पे एज वेज का कोई चक्कर नहीं होता, वहाँ पे जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स कट रहा होता है उसी हिसाब से आपको ये देते हैं, क्योंकि आप जब पैरोल पढ़ेंगे अपने किसी से, पैरोल एक अलग टॉपिक है 421, उसके अंदर पैरोल के अंदर एक टैक्स होता है अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, जो कि एम्प्लॉयर पे करता है। तो ये उसकी बेस के ऊपर आपको मिलता है। अब ये स्पाउस का ये आपका है, बिल्कुल मेरा है भाई। अनएम्प्लॉय, ये देखिए टोटल रिसीव 1, फॉर्म के अंदर सेम वही सारी चीजें लिखी हुई होंगी जो आपके 1 के अंदर क्या है भाई, 14274, बाकी कुछ भी नहीं है। चले जी, खत्म हो गया। बस इतना ही डालना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना। अगर स्पाउस का होगा तो 1 डालोगे, वरना शेयरिंग होगी, बाकी कुछ भी नहीं है। नीचे ऑटोमेटिकली डिटेल मौजूद है कि जॉनी लीवर का है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डाल दिया।
आगे आ जाइए। कुछ इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, ठीक है। वहां पे इन्हें $50.77 मिला है, ठीक है। वहां पे कोई विद होल्डिंग नहीं होती, किसी किसी के अंदर विद होल्डिंग हो जाती है, लाइक वो जो 70 साल से ऊपर लोग होते हैं या जो सेल्फ वो सॉरी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ले रहे होते हैं, तो उनका वो विदहोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ अगर सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं तो उनको रिटर्न फाइल नहीं करना होता, बस एक स्पेसिफिक अमाउंट का ले लेते हैं। टीईजी फेडरल क्रेडिट यूनियन क्या है भाई? सबसे पहले 1099 INT, यहाँ गए, INT, ठीक है। डिटेल फॉर्म खोल लिया, नेम ऑफ पेयर, ये अभी चीजें शुरू हुई हैं। टीईजी फेडरल क्रेडिट यूनियन, इसका है मेरा या स्पाउस का, ये रहा। बैंक सेविंग वगैरह क्या है? इंटरेस्ट लाइन में 50 56.77 डॉलर, बस बाकी सब खाली है। 56.77 डॉलर बस। अच्छा, इसके भी लॉ ये है कि अगर $10 से नीचे का आपको फॉर्म मिला तो वो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, $10 से ऊपर का इसका थ्रेशोल्ड है। आइए जी, इन्होंने डिविडेंड के अंदर भी उनको कुछ डिविडेंड भी मिला है कहीं से। कहाँ से मिला है? मॉर्गन स्टैनले डोमेस्टिक, डिविडेंड है 1099 DIV, ये 1099 DIV। पेयर का नाम क्या है? मॉर्गन स्टैनले। स्क्रीन भाई, स्क्रीन क्यों नजर, कौन सी स्क्रीन नजर नहीं आ रही भाई? सर रिटर्न वाली प्रोपनेट की। अच्छा जी, अब आ गई नजर? यस सर। आ गई, थैंक यू। तो मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ, शायद आपने देखा नहीं, ठीक है। ये हमने जाना है 1099 DIV के अंदर, ओके। मॉर्गन स्टैनले डोमेस्टिक होल्डिंग LLC, INC सॉरी। पेयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर का होता है मतलब EIN, ठीक है। कहाँ है इसका EIN? पेयर टैक्स पेड है 876 4829। ठीक है, किसका है? स्पाउस का। आ जाइए, टोटल ऑर्डिनरी डिविडेंड 1 और 2, ठीक है। बाकी कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी है, ठीक है ना। तो 126 का 21 सर और ये फॉरेन। नंबर, यही नंबर जी, पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर में यही नंबर लिखेंगे? पेयर देखें, आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल obvious सी बात है, वही पे कर रहा है ना। आइडेंटिफिकेशन नंबर का होता है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा हो, पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा हो, अगर कंपनी है तो EIN, इंडिविजुअल बंदा है तो सोशल सिक्योरिटी नंबर।
फॉरेन टैक्स पे भी 7 नंबर पे फॉरेन टैक्स पे 6.97 नेदरलैंड के अंदर है ये। सर विंडो शो नहीं हो रही। टैक्स ये इसकी ये ओह अब नजर आई आपको? विंडो नजर आई आपको अब? यस सर। जी सर, अब आगे। चलो जबरदस्त। जी सर। तो 126 आपको ऑर्डिनरी डिविडेंड, क्वालिफाइड डिविडेंड और बाकी आप नीचे गए, ठीक है। 6.97 आपने ये डाल दिया, ठीक है। ऊपर आइए, नेम ऑफ द फॉरेन कंट्री, यहाँ पे उसने नेदरलैंड दिया हुआ है, आप सिलेक्ट कर लेंगे नेदरलैंड में से छोटी सी इन्वेस्टमेंट की है। और अगर नेदरलैंड ना दिया हो तो आप अदर में जाके, ठीक है, और यहाँ कैटेगरी के अंदर आप पैसिव इनकम डाल, पैसिव कैटेगरी इनकम, ठीक है। परसेंटेज डालने ज्यादा बेहतर यही है, ठीक है, कि कितनी परसेंटेज है ऊपर, आपको वो अगर नहीं पता होता तो ये आपको बता देते हैं। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज लिखना चाहें, परसेंटेज है कि जो फॉरेन अमाउंट आपने कमाया उसकी परसेंटेज क्या है, सिंपल। अब इसके बाद डिविडेंड भी हो गया। अब इन्होंने कोई कल मॉर्गेज लिया था, ठीक है, इनको वही इन्होंने एक अपना रेंट पे घर भी दिया हुआ है 302, उसका ये रहा, तो सिंपल हम वो भी डाल देते हैं ताकि एक आसानी रहे आपको। ये सब कंबाइन करने का मकसद ये था कि आपको एक चीज तरीके का रिटर्न अगर आए आपके पास तो आपको कोई परेशानी ना हो किसी विंडो में जाने की, इसको प्रैक्टिस करने की, ठीक है। हमारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, ओके। यहाँ पे हमने वो भी डाल दिया, रेंटल प्रॉपर्टी की इनकम भी हमने कल ही डाल दी थी, ठीक है, कोई चीज करने की तो बात जरूरत नहीं है। एक पूरा एक कॉन्सोलिडेटेड वो हमने रिटर्न बना दिया, ठीक है। अब हम आते हैं इसको चेक करते हैं इंडिविजुअली वन बाय वन जाके। आपने कैसे चेक करना है, सबसे पहले W2 के अंदर चले जाइए, ठीक है। फिर इसके बाद आप पहले सबसे पहले स्केड्यूल सी में जाइए। जो प्रॉफिट था हमारा कितना था, 1 लाख का प्रॉफिट था, सारी चीजें सही डली हुई हैं नहीं डली हुई, वो आप पहले चेक कर लीजिए। फिर स्केड्यूल ई में जाइए कि हमारा प्रॉफिट 50,000 का था, 50,000 का प्रॉफिट है नहीं है, बिल्कुल 50,000 का प्रॉफिट है। इसके बाद आप चले जाइए 1099 स्केड्यूल एफ ई के अंदर कि हाँ भाई इसने प्रॉपरली टैक्स कैलकुलेट किया है, बिल्कुल सही किया हुआ है जो कल हमने किया था, ठीक है। पैसिव इनकम के ऊपर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स अप्लाई नहीं होता। अभी हमारा रिटर्न है, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंट भी है, जॉनी लीवर साहब है, उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, उनका घर है, उनकी एक बेबी है, ठीक है। इनका ये टैक्सेबल अमाउंट है सैलरी का,
ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट पे किया है 57 का इनको इंटरेस्ट मिला है, 126 का उनको डिविडेंड मिला है। कोई इन्होंने IRA की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दी, कोई पेंशन नहीं दिया, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया। ठीक है। बाकी इनकी 1,64,000 की इनकी इनकम हुई है। वो इनकम ये कैसे है कि आपका बिजनेस इनकम और अदर इनकम वगैरह मिला के आए देख लेते हैं स्केजुअल 1 के अंदर। ठीक है। 164 में गए, स्केजुअल 1 में गए, क्या क्या मिल रहा है? 10,000 ये 14,000 का इनको अनएम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। ठीक है। 10,000 का बिजनेस इनकम हो गई, 1 लाख की, 50,000 रेंटल इनकम हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट 14,000। तो ये सब मिला के इनका हो गया 1,64,000। तो 81,000 की सैलरी, 57 आपका इंटरेस्ट आ गया, $126 डिविडेंड आ गया, $164 आपकी आ गए, टोटल मिला के 264, 5153 ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, ये जो है ना, ये डिडक्शन है, एडजस्टमेंट है ये यहाँ पे इत्तेफाक से एक अमाउंट आ रहा है, वरना इनमें से ये जो आपकी जो मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था एडजस्टमेंट में से कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। ये जो एडजस्टमेंट थी, ये सॉरी एडजस्टमेंट ये कि एडुकेटर एक्सपेंस, IRA कंट्रीब्यूशन, स्टूडेंट लोन, अभी हमने यहाँ गए नहीं है। ठीक है। सिर्फ तो तभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का 1/2 ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स आता है, वरना आपका अभी एडुकेटर एक्सपेंस आ जाएगा, जो कि जो एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते टीचर उनका, तो ये सभी आएगा। ठीक है। तो लेकिन अभी 1/5 इसलिए आ रहा होता है, 1/2 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं। तो 440 से 41 माइनस किया, 241 आ गया। 25 से मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर गया हूँ, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जो था, वो मॉर्गेज जो था, वो उसका अपना था, लिहाजा आइटमाइज तो है ही नहीं, आइटमाइज सिर्फ 4,000 है। तो और 18,000 में QBI क्वालिफाइड बिजनेस इनकम आपको बाद में अभी अगली क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। तो 241 में से 25,000, 18 माइनस 44, 196। ठीक है। 34,000, अब 34,000 में 2,000 आपने माइनस कर लिया, बाकी ये आपको छोटा सा $7 कुछ आपको क्रेडिट्स वगैरह मिले। ठीक है। 32,000 आपने पे करना है, 34 में से 2 निकल गया, 32 पे करना है, 10,000 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स 43, इसमें से 12,682 जो है वो आप पे कर चुके हैं फेडरल टैक्स की वजह से, जो कि आपने W2 में पे किया था। तो 43,000 में से आपने 12,000 में 31, अब ये आ गया एस्टिमेटेड टैक्स। अब लेट सपोज मैं कर लेता हूँ कि यार ये 31,000 ना मैंने 31,000 4 किस्तों में पे कर दिए थे पहले ही, या 90% इसका मैंने पहले ही पे कर दिया था। तो 31,000 का मैं 90% लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या मेरी वो बन रही है लायबिलिटी या नहीं बनती। नाइन्टी परसेंट करता हूँ, ये बन गया 28,000। $31,000 उसको मैंने 90% किया कि अगर मैं 90% पे कर देता तो ये बनती, तो 90% बनती है 28,292। अब मैं आपको वही करके दिखाता हूँ जो कल मैंने आपको बताया था। इसको मैं 4 किस्तों में पे करता हूँ। हमने कहा था करंट ईयर का अगर आपने करंट ईयर का 90% पे कर दें, अगर 1 लाख से नीचे लायबिलिटी है तो 100% पे कर दें, सॉरी 1.5 लाख से नीचे तो 100% पे कर दें, वरना आप 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर है तो फिर आपको 110% पे करें। तो ये रहा एस्टिमेटेड टैक्स। ये मैंने पे किया, डेट का ख्याल रख लीजिएगा, डेट अगर आपने ऊपर नीचे कर दी वो दोबारा पेनल्टी ठोक देगा आपको। इत्तेफाक उसी डेट के ऊपर पे कीजिए, कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा ये। अगर पेनल्टी कम करनी है तो अपने, अगर आप भूल जाएं तो आप एटलीस्ट पेनल्टी कम करने के लिए, क्योंकि अभी 1,500 की पेनल्टी आ रही है, तो अगर आखिरी क्वार्टर में भी आप पे कर दें तो पेनल्टी आपकी कम हो जाएगी, नहीं पेनल्टी 0 हो गई। ओके। लेकिन लेट सपोज आपने अगर इसको बिल्कुल ही रिमूव कर दूं और मैं देखूंगा यार पेनल्टी से पहले, ये आपको बताना है अपने अपने, क्योंकि किसी ना कुछ उसका टैक्स बचाना है, क्योंकि ये डॉलर्स के अंदर है तो आपको टैक्स बचाना है। अब मिसाल के तौर पे वो भूल गया और आपके पास आ गया और आप जनवरी के आखिरी क्वार्टर में खड़े हुए हैं, तो अब आप कोशिश, अगर आप मिसाल के तौर पे
बिल्कुल ही पे नहीं करते, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही पे नहीं करते, ठीक है, तो आपको कितना लगेगा हिट? आपको हिट पड़ रही है $1,000 की। लेकिन आप अगर आपके पास जनवरी में आया, उसने कहा यार मैंने एडवांस टैक्स पे नहीं किया, तो अब मेरा कर दो, तो अगर आप इसको बोलते यार अब क्या फायदा, तो फायदा है बिल्कुल। आप उससे आखिरी के क्वार्टर में जाके अगर आप उसको टोटल पे करवा देते हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं आके 29% ही करवा दीजिए, उसका 90% ही, सॉरी 90% ही करवा दीजिए अगर आपको बिल्कुल श्योर है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये रिस्क ना लीजिएगा 90% वाला। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप 100% ऑफ द लास्ट ईयर या 110% ऑफ द लास्ट ईयर पे जाएं, क्योंकि कस्टमर इतना आपका दिमाग खा जाएगा कि यार वो कहेगा भाई आपने मुझे तो कहा उसका फायदा ही नहीं हुआ। तो कोशिश यही कीजिए कि आप उस हिसाब से चलें। अब आप उसको कह देंगे यार $1,045 का पहले तुम्हें नुकसान हो रहा था, अगर तुम करते, अब ये है कि अब तुम्हारे को 500, तो $500 तो तुम्हारे बच गए ना जल्दी पे करने पर, ठीक है। तो लाख सवा लाख आप पाकिस्तानी रुपये में रिचार्ज लगाए तो 1.5 लाख तो बच गए ना तुम्हारे। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें आपको कॉन्सेप्चुअली करनी है ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ठीक है जी, फरमाइए जी, वन बाय वन सवाल कीजिए ताकि हम इसको सवाल खत्म करें, आज काफी लेट हो गई है क्लास। जी निशान लियाकत साहब। अच्छा सर, मैंने दो मेरे क्वेश्चन जो है, एक है जो कि आपने बताया कि सब सॉफ्टवेयर में एक ही तरह की चीज़ें होती हैं, रिटर्न्स को बनाएं और उसमें से चेक करें। मैंने एक दो और सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाई थी, जैसे कि आपने बनाना सिखाई थी, फिर मैंने उनको कंपेयर किया तो वो बिल्कुल वैसे ही बनी। लेकिन क्या मैंने एक में देखा था कि इस तरह से फॉर्म थे, क्या बाकी में मोस्टली 90% सेम चीज़ें ही होती हैं? बिल्कुल सेम चीजें होंगी। 19-20 एक्चुअली देखे ना, अब कुछ तो विंडो चेंज कर देंगे, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज कर देंगे, कोई स्लैब सीधा कर देगा, कोई थोड़ी सी, लेकिन ऑल चीजें सेम होती हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो आईआरएस की गाइडलाइन है ना उसी पे फॉर्म बनते हैं। तो सारी चीजें जो आप रिव्यू व्यू करने का जो ऑप्शन है ना, तो किसी के अंदर जैसे लेजर्ट है, लेजर्ट इसी की प्रोडक्ट है, लेकिन उसके अंदर जनरल जनरल क्या कहते हैं उसके अंदर जो एरर्स होते हैं, एक जनरल एरर्स होते हैं, क्रिटिकल होते हैं। तो लेजर्ट के यहाँ पे सिर्फ क्रिटिकल एरर्स है, तो वहां पे जनरल और ये, तो वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट को थोड़ा वो चेंज करने के लिए करते हैं, लेकिन फॉर्म सबके सेम है। और हर सॉफ्टवेयर में उसी के फॉर्म के अंदर जाके डाटा एंट्री करनी है जिससे वो रेट कर 100%, दें? 100%। मतलब मिसाल के ठीक तौर पर हो गया। किसी किसी अच्छा। में आपको 19-20 का फर्क आ जाएगा। मिसाल के तौर पर इस फॉर्म के अंदर 1099 एनईसी जो है वो डायरेक्ट स्केड्यूल सी में डालते हैं, लेकिन ड्रैक में क्या है, 1099 एनईसी का एक बाकायदा फॉर्म खुलता है, उसमें डेटा डालते हैं, वो स्केड्यूल सी में जाता है। तो ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, एक दफा जब आप प्रिपेयर हो जाते हैं, अपने कॉन्सेप्ट बन जाता है, फिर आप 10 सिस्टम में काम करें जैसे हम कर रहे होते हैं। हमारे लिए कोई भी सिस्टम ले आए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कोई हम कोई ऊपर से उतरे हुए हैं या हमें बहुत हम एक्सपर्ट हैं, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बंदा लर्निंग के फेज में होता है। हमने यूएस में 15-15 साल पुराने सीपीएस देखे हैं, लेकिन माशाल्लाह वो आज भी लर्न करते हैं। तो जिसने ये सोच लिया टैक्स की फील्ड के अंदर कि मुझे सब आ गया या मैंने सब सीख लिया, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये है कि एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ये होता है सारी चीजें ना। तो जितना आप रिटर्न बनाएंगे, अब जी मैं 1200-1300 रिटर्न सालाना बनाता होता हूँ यूएस के, मतलब बनाना मतलब, क्योंकि अब मैं तो रिव्यू कर रहा होता हूँ, तो मेरी टीम बना रही होती है। लेकिन जब आप 1200 रिटर्न एक साल के बनाएंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि यार कि किस तरीके से। अब वो कुछ लोग मुझे कहते हैं यार आप झूठ बोल रहे हो, मतलब भाई क्यों, जब आप 1200 रिटर्न बना रहे हो तो आपको ये पढ़ाने के चक्कर में क्या पढ़ने की जरूरत है। तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ भाई जनवरी से अप्रैल तक काम होता है, भाई मई से दिसंबर तक फारिग बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि रिटर्न मेरा काम है, टैक्स का मैं बुक कीपिंग करता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, तो मैं उसमें क्या करूँ। तो ये उसके लिए हम कर रहे होते। खैर, कासिम अली साहब। जी। तो सर सर मेरा एक मेरे और दो क्वेश्चन था। बिल्कुल बताइए कासिम साहब, कासिम साहब बोलिए, आप बोलिए। जी सर, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो कल हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट टाइम जो बैडबैंड के तौर पे आप पेनल्टी को वेव ऑफ करवा लेते हैं। मेरे जहन में था, एक क्लाइंट था, उसका $25,000 जो है उसको पेनल्टी चार्ज की गई थी। तो क्या हम आईआरएस को जो है वो कॉल करके फर्स्ट टाइम अबेटमेंट डायरेक्टली कॉल वो करवा सकते हैं? उस पे नोटिस कोई क्या रीजन है, देने की जरूरत तो नहीं होती?
हाँ, कोई कोई रीजन नहीं देनी, पाकिस्तान की तरह वहाँ कोई झूठ नहीं बोलना, मेरे पेट में दर्द था मुझे एक्सटेंशन दे दो मेरा कंसल्टेंट कर गया मुझे एक्सटेंशन दे दो नोटिस आ गया तो फौरन मुकर गए। कैसी वेल्थ स्टेटमेंट का नोटिस आता है, वो बोलता है, क्लाइंट बोलता है अरे मुझे तो पता नहीं, मेरे कंसल्टेंट ने किया। तो वहाँ ऐसा नहीं होता ठीक है वहाँ सर। और दूसरा कोई क्वेश्चन ये था कि सर अभी आपने एक बताया कि $150,000 से अगर ऊपर वो लाइबिलिटी है। एक मिनट पहले पूरी बात सुन लीजिए। जो 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 आप जो नोटिस है ना, वो पहले चेक कर लीजिएगा, वो पहले मतलब आपने टैक्स पे नहीं किया उसके ऊपर ना लगी हो। ये चेक कर लीजिएगा कि उसने लेट फाइल किया हो उस पर लगी हो, मतलब मॉनेटरी उसके अंदर डैमेज ना हो कोई गवर्नमेंट को। राइट सर, ठीक हो गया लेकिन फिर भी कॉल कर लीजिएगा। मजे की बात बताऊं आपको, मजे की सर। बात बताऊं, मतलब पर्सनल बताता हूँ। मैंने कॉल करी एक क्लाइंट के लिए, उसका 2 साल मैंने कॉल करी, क्योंकि हम हमेशा क्लाइंट बन के कॉल करते हैं, क्योंकि यार हम इसी वजह से सोशल सिक्योरिटी है नहीं। तो मैंने कॉल करी अपने टाइम में, तो मैंने 2 साल के उनके ना थे, तो मुझे पता नहीं था कि 2 साल का है। तो मेरे पास नोटिस एक ही आया हुआ था, सर शायद पता था मुझे 2 साल है। तो मैंने कॉल करी और मैंने कहा मैं ना अपनी ना फर्स्ट टाइम अवेटमेंट अवेल करना चाहता हूँ, तो कुछ है, मैं प्लीज मुझे है ना इस नोटिस को वेव कर दें। तो वो कहती है कि यार आपका एक और नोटिस आया हुआ है। मैंने यार मुझे शायद उस वक्त मिला था या नहीं मिला मुझे नहीं पता, शायद नहीं था। तो मैंने यार मुझे ये मिला नहीं है। तो वो कहती है कि आप कौन सा करवाना चाहते हैं, एक $8,000 का है, एक $3,000 का है, तो आप कौन सा वेव करवाना चाहते हैं। मैंने बोला मैं तो दोनों वेव करवाना चाहता हूँ। तो वो उसकी शायद वहां पे कोई फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट की कोई लॉ की रिलैक्सेशन आई हुई थी, तो उसने कहा मैं दोनों कर देती हूँ, दोनों कर दूं। मैं हाँ दोनों कर दें, तो उसने दोनों वेव कर दिए। तो आप चेक कर लिया करें, कॉल जरूर करें, ठीक है, कॉल करके ये ना देखेंगे यार। अच्छा, आज नया कॉन्सेप्ट भी देके चला जाता हूँ आप लोगों को, फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट भी है और एक है ऑफर इन कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, ऑफर इन कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, खाने पीने के मैं टैक्स नहीं जमा करवा सकता, $50,000 तक का आपके ऊपर टैक्स मौजूद है। तो एक ऑफर इन कॉम्प्रोमाइज होता है। जो मैं कहता हूँ ना कि यूएस के अंदर इतनी फील्डें हैं काम करने की, ये टैक्स प्रिपेयर है तो बेचारे बच्चे हम जैसे पाकिस्तानी कर रहे होते हैं, वरना टैक्स प्लानिंग एक फील्ड है, ठीक है, जो कि सिर्फ टैक्स प्रिपेयर नहीं करता, वो सिर्फ बताता है टैक्स बचाऊंगा कैसे। और तीसरी फील्ड है सर्टिफाइड, सर्टिफाइड सीटीआर, सर्टिफाइड टैक्स रेजोल्यूशन एक्सपर्ट, सीटीआर टैक्स रेजोल्यूशन एक्सपर्ट। तो वो ये ऑफर इन कॉम्प्रोमाइज, इंस्टॉलमेंट, वो यही काम कर रहे होते हैं। तो एक बंदा है जिसके ऊपर, मिसाल के तौर पर मैं बंदा हूँ, मैंने 3-4 साल से टैक्स पे नहीं किया, मैं रिटर्न फाइल हो रहा है, रिटर्न फाइल का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता टैक्स रिटर्न टैक्स पे का। तो अब मेरे पास नोटिस आ गया आईआरएस का कि भाईजान 18, 19, 20, 21, 21 भाई आपको पेनल्टी के साथ आपको $50,000 पे करने हैं। अब आप क्या करते हो, कंसल्टेंट के पास जाते हो, बोलते हो भाई मैं तो हैंड टू माउथ हूँ, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, घर भी मॉर्गेज के ऊपर है, गाड़ी भी मैंने लीज पे ली हुई है, बैंक में ही पैसे नहीं, जो सैलरी आती खा जाता हूँ, मतलब खर्च हो जाता है। अब बताओ मुझे फायदा। वो क्या कहता है, भाईजान 10% लूंगा या 20% लूंगा। बोले ठीक है सही है, एक काम करो तुम मुझसे है ना इंस्टॉलमेंट में ले लेना, $500 $500 पर मंथ के हिसाब से तुम्हें दे दूंगा, आप 5,000 या जो भी 8,000 आप जो पे करते हैं आप मेरी ये वेव करवाओ। तो वो आपका केस पुट करता है ऑफर इन कॉम्प्रोमाइज। ऑफर इन कॉम्प्रोमाइज पढ़िएगा, उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप ये प्रूफ कर दें कि भाई मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है और अगर मैं पैसे दूंगा तो मेरी कंडीशन और बुरी हो जाएगी, तो आईआरएस आपको वो $50,000 या जितने की भी पेनल्टी होती है वो माफ कर दी जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग दीजिए। यस कासिम साहब आगे बोले। सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि अभी आपने बताया कि $150,000 से अगर लाइबिलिटी ऊपर जाती है तो फिर हम उसकी इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं, और अगर $100,000 है या इस तरह से कोई। अबे कहाँ ले गए इंस्टॉलमेंट, अबे भाई वो एस्टिमेट की टैक्स था यार। ओके ओके ओके, राइट सर, थैंक यू। बच्चों को चुप करवा दिया करो तुम लोग, यकीन मानो सुन रहे हो नहीं जरूर में सवाल। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। जी उमर साहब। अच्छा सर, मैंने पूछना था, ये एस्टिमेटेड टैक्स के लिए क्लाइंट हमसे राब्ता करता है या हम उसको बता रहे होते हैं यार तुमने हर क्वार्टर मेरे पास आना है तो मैं एस्टिमेटेड टैक्स भी पे करवाऊंगा, उसकी फीस भी चार्ज करते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, आप भाई आप कस्टमर को खुद बोलो कि भाई सर ये भी आपके ऊपर है, सर ये भी आपके ऊपर है, सर ये भी आपके ऊपर है। तो भाई जितना बोलोगे उतना पैसा मिलेगा, नहीं बोलोगे बोलो सर पेनल्टी लग जाएगी, तो वो बोलेगा देखो ना $1,000 कैलकुलेट करके दिखाया ना उसको। एक दफा अगर ना माने ना, एक दफा ना माने उसको दिखा दो सर ये देख लें ये आपका टैक्स इतना बनता है, माशाल्लाह आपने, मैंने आपको कहा था, देखें मैंने आपको जरूर कहा था कि एस्टिमेटेड टैक्स पे कर दीजिए, आपकी बचत हो जाएगी। अगर आप मुझे $300 दे देते ना, ये 1,000 बच जाते आपके। अगली दफा साला खुद आएगा सर मेरा एस्टिमेटेड सही, टैक्स पे कर दो। यस परवेज सही साहब। हो गया। अच्छा दूसरा सर कोई, हाँ तो बोलो दूसरा बोलो क्वेश्चन मेरा बोलो। था ये,
जिस तरह आपने हमें बताया कि आप उस पे गूगल पे जाके सर्च कर लो चीजें, फिर आप अपने क्लाइंट से भी सारा कुछ पूछ रहे होते हैं ऑर्गेनाइजर के ऊपर के, यार ये इनकम बताओ, ये तुम्हारा क्रेडिट था, ये नहीं थी चीज। तो वो जो क्लाइंट है वो हमारे पास फिर क्यों आएगा? वो खुद क्यों नहीं कर लेता कि यार ये सब कुछ मैंने बताना ही है, ये सब कुछ मैं खुद ही पुट कर लेता हूँ उसमें रिटर्न के अंदर? वो हमारे ऊपर क्यों इतना ट्रस्ट करेगा कि भाई मैं इस बंदे को दे दूं? ये तो पाकिस्तान में कहते हैं ना कि मैं सारे काम खुद ही कर लूं। यूएस पे ऐसा नहीं है। 13 करोड़ रिटर्न तभी भरे जाते हैं वहां पे। वो ओके, इस चीज पे बिलीव करते हैं कि जिसका जो काम है वो करे। ठीक हो गया सर। अब ये बात बताओ ना भाई। अब वो सिस्टम खरीदेगा, अब मैं मिसाल दे देता हूँ ना। अब वो सिस्टम खरीदेगा तो उसको $100 तो सिस्टम के देने पड़ेंगे, ठीक है। अब तुम खरीदोगे, तुम ड्रैग खरीदोगे, ड्रैग $1200 के अंदर अनलिमिटेड दे देता है, ठीक है ना। अब वो अगर वो बोलता है यार $100 दूं पे पर रिटर्न, क्योंकि वो ड्रैग तो आपको $1200 तो बंदा जाया नहीं करेगा ना, कंपनी लेती है ना $1200 का, $1800 का, क्योंकि वो 4-5 रिटर्न में पोस्ट निकाल देते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल बंदा वो बोलेगा भाई यार मैं $100 पे पर रिटर्न पे, दो तरीके होते हैं, या तो लमसम ले लो अनलिमिटेड, या पे पर रिटर्न दे दो। तो पे पर रिटर्न में आप कोई दे रहा $80, कोई दे रहा $100। बोलता है यार 80-100 दो, इससे अच्छा $300 में कंसल्टेंट को दे दूं, ठीक है ना। $300-400 और मेरा मैं सुकून से काम भी कर लूं, और हर चीज में कर लूं। क्योंकि देखिए जो कंसल्टेंट काम करता है ना, वहां पे यूएस के अंदर टैक्स इतना आसान नहीं है। कहीं भी कोई चीज, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बड़े टुकड़ों के अंदर पढ़ा रहा हूँ, स्मॉल स्मॉल चीजों के अंदर से ऊपर लेके जा रहा हूँ। लेकिन अगर एक बंदा जिसने पढ़ा ही नहीं है टैक्स, तो उसके लिए क्या इतना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं है कि गूगल से जाके सर्च कर लो। अगर ये सब गूगल पे होता तो आज आप लोग यहाँ बैठे नहीं होते, आराम से सर्च कर लेते। यस परवेज साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। बस अच्छा सर, मेरा सवाल है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें कि एक मिनट, कौन बोल रहा है ये? परवेज मैं साथ साहब? हूँ। परवेज परवेज साहब बोलिए। चले, शमून आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा दो सवाल थे। मुझे एक तो ये पता करना था कि जो हमें एडवांस टैक्स पे करना होता है क्वार्टरली, वो अगर मेरी $1 लाख से ज़्यादा इनकम है सालाना, तो उस पर मुझे पे करना है। तो क्या ये $1 लाख जो है वो एक्यूमुलेटेड है डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम की, या फिर किसी बिजनेस इनकम की 1 लाख है या स्पेसिफिक, तो उस पर मुझे $1 लाख यहाँ के ऊपर एक्यूमुलेटेड बनता है, एडवांस। सब कुछ एक्यूमुलेटेड कंसोलिडेटेड होता है। और ये 1 लाख नहीं सॉरी भाई, $1000 से ऊपर है मेरे भाई। $1000 सॉरी से एक लाख ऊपर तो मुझे देना है। एक अच्छा, दूसरा ये कि जैसे कुछ 90% मुझे पे करना है 4 क्वार्टर्स में, और मैं फर्स्ट क्वार्टर में कुछ नहीं पे करता, सेकंड में नहीं करता, और मैं फोर्थ क्वार्टर में अगर मैं 90% साथ एक साथ पूरा पे कर देता हूँ, तो क्या उस केस में मुझे पेनल्टी चार्ज होगी? बिल्कुल, अभी बताइए ना मैंने किस तरीके से चार्ज पेनल्टी होगी, देखा नहीं आपने? जी। कम होगी। कम होगी कि हम्म। आपने पे ही नहीं किया, लेकिन अगर फोर्थ क्वार्टर में पे कर देते तो कम होगी 50%। ठीक है। यस सर। अच्छा सर, ये अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा था, कंफ्यूजन है कि ये जो आपने बताया था रिफंड में, जो स्टेट सेल्स टैक्स है, अगर लोकल टैक्सेस या स्टेट सेल्स टैक्स, वो अगर पे करेगा तो वो टैक्सेबल होगा। ऐसे ही है, क्लेम अगर वो करता है तो वो बाद में टैक्सेबल होगा। तो सर ये जो स्टेट सेल्स टैक्स है, ये जो बिजनेसेस पे करते हैं सेल्स टैक्स किसी स्टेट को, वो वाला, वो नहीं उसमें, नहीं क्योंकि नहीं ये नहीं तो नहीं नहीं नहीं, आप कोई गाड़ी खरीदते हो, आप कोई परचेसिंग करते हो, वो वाला है। तो उसको तो हम बिजनेस भी कोई वैसे परचेसिंग कर लेता पाकिस्तान। है। कोई भी बिजनेस, जो कोई भी परचेसिंग आप करते हो, यहाँ तो इनपुट, यहाँ तो कम। मिसाल के तौर पे यहाँ मेरे बिजली के बिल के ऊपर सेल टैक्स लग के आता है, मेरे शैम्पू के ऊपर लग के आता है, मैं होटल पे जाता हूँ खाना खाता हूँ उस पर लगता है। मैं तो क्लेम नहीं कर सकता, यूएस पे क्लेम कर सकता जी सर, ठीक हो गया। हूँ। जी जनाबे वाला आदिल साहब। अच्छा सर, अच्छा सर, ये बताइएगा जैसे आपने फर्स्ट रिटर्न हमें सैलरी की बनाने सिखाई, अब उसमें आपने चीजें ऐड करते गए, एट द एंड आज आपने कुछ 4-5 चीजें ऐड की, तो जो रिटर्न फीस होती है वो अकॉर्डिंग टू रिटर्न होती है कि जस्ट हमने एक जो 1040 की रिटर्न है इंडिविजुअल की, उसकी सेम ही फीस होती है, चाहे वो उसमें सिर्फ सैलरी की रिटर्न हो या सारी ये जो चीजें इंक्लूड हो? ये तो कंफर्म कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं होता जितने में कट जाए। चलो बात ठीक। बात तो हमारे पास ऐसा होता है, ऐसे क्लाइंट आते हैं हमारे पास कि हम सीपीए को बोलते हो भाई तुमने देखा नहीं था इसकी कितनी चीजें। बोलते हैं भाई मेरे पास आया, मुझे कहता है इतना सा रिटर्न है, और अंदर से निकाला तो पता चला ये सांप है।
तो ये आप वहाँ पे कस्टमर यही कहेगा भाई रिटर्न तो मेरा बहुत छोटा सा है, लेकिन जब करने बैठोगे तो उन्होंने रेट फिक्स कर दिए $300 $400, लेकिन आप खुश ना होइएगा आप लोग, आपको $300-400 नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप अगर अपना B2B देखो, यह बड़ी मिसाल की बात बताता हूँ। अगर मैं क्या हूँ, मैं एक काम करने वाला हूँ ना, ठीक है ना, तो कस्टमर मेरा नहीं है, तो अगर मैं कहूँगी यार मैंने अगर माइंड बना के बैठा $400 मुझे मिलेंगे, बिल्कुल आपको मिलेंगे अगर आप डायरेक्ट कस्टमर घेर लेते हो, ठीक है ना। लेकिन ना तो आप यूएस सिटीजन हो, ना तो यूएस में आपका ऑफिस है, ना तो आपके पास ग्रीन कार्ड है, ना कुछ है। तो मैं आप लोगों को आज सबसे अच्छी सजेशन देता हूँ मेरे भाई, कि अगर यूएस में काम करना है ना और अच्छा काम करना है तो यहाँ से तो शुरू कर दो, लेकिन अपना विजिट वीजा जरूर अप्लाई कर दो, ठीक है। मुझे भी बड़े टाइम बाद अकल आई, ठीक है ना, तो कर दिया, लेकिन आप विजिट वीजा जरूर अप्लाई करो अपना, क्योंकि जब आप करना है ना इस काम को, तो इस काम को अगर करना है ना तो बहुत फील्ड है, ठीक है। तो इसको करने के बाद अपना इनरोल्ड एजेंट जरूर करना, ठीक है। मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि सीपीए की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर टैक्स की फील्ड में रहना है इनरोल्ड एजेंट करो, 3 पेपर होते हैं, एक दिन के अंदर तीनों पेपर 3-3 घंटे के होते हैं, टैक्स के पेपर होते हैं। सीपीए करोगे, सीपीए का एक बहुत बड़ी फीस है। फीस कैसे है मैं मजे की बात बता देता हूँ, 5 मिनट आप लोग और लोगे कि अगर आप सीपीए की तरफ, तुम्हें टैक्स की फील्ड में रहना है ना तो इनरोल एजेंट करो। इनरोल एजेंट इतना आसान है कि आप $300 की किताब आती है, $300-400 की, ठीक है, और $209 आपने पेपर देने, ठीक है। अच्छा, आप पेपर भाई माजरत के साथ हम पाकिस्तान में नहीं दे सकते। अगर आपको ईए करना है तो या तो जापान जाना पड़ेगा, कोरिया जाना पड़ेगा, यूएस जाना पड़ेगा, कनाडा जाना पड़ेगा, इंडिया जाना पड़ेगा। ये जगह है जहाँ पे ईए के पेपर होते हैं। तो यूएस का विजिट वीजा अप्लाई करो, अगर विजिट वीजा मिल जाता है वहां लैंड करो, ये तुमने सीखा हुआ है, काम कर रहे हो, वहां पे लैंड करो, ये कर लो। एक ही दिन के अंदर तीनों पेपर हो जाते हैं, 3-3 घंटे के, $600 का पेपर है, तीनों $209 के हिसाब से, $300 की किताब है, $1000 में फारिग हो जाओगे, ये आपकी जेब में आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो आराम से अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे जाकर कोई एलएलसी बनाओ, अपना काम शुरू कर दो, ठीक है। 2-4 महीने देखो कुछ हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि सीपीए की तरफ अगर जाओगे, लोग कहते हैं सीपीए सीपीए सीपीए, तो मजे की बात बताऊं भाई, यूएस के अंदर जो काम अच्छा करता है ना, मैंने इससे ऐसे ऐसे ईए देखे हैं, ये आपको सर्टिफाइड एक्सेप्टेंस एजेंट, सॉरी सर्टिफाइड एक्सेप्टेंस एजेंट कह रहा हूँ, ये यूएस टैक्स प्लेनर। आपको पता है यूएस टैक्स प्लानर सबसे ज्यादा यूएस के अंदर, जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, सबसे ज्यादा यूएस के अंदर जो कमाता है वो कमाता है, यार अभी क्या मैंने बताया था, सर्टिफाइड टैक्स रेजोल्यूशन एक्सपर्ट। सर्टिफाइड टैक्स रेजोल्यूशन एक्सपर्ट सबसे हाईएस्ट जो पिछले साल जो उनका है, वो एक बहुत बड़ा बंदा है, उसने $23 मिलियन एक साल के अंदर सर्टिफाइड एक्सेप्ट इस फील्ड से, कि लोगों के मसले सॉल्व करके टैक्स के, वो सीपीए नहीं है, सारे उसके अंदर इनरोल्ड एजेंट बैठे हुए। तो अगर किसी ने टैक्स की फील्ड में रह जाए तो सीपीए में नहीं जाओ। सीपीए की कॉस्ट आपको बता देता हूँ, कान खड़े हो जाएंगे, $203 और $309, तकरीबन 300, तकरीबन एक पेपर की जो फीस है जो कि दुबई में जाके दोगे वो $600 है, ठीक है ना। लोग कहेंगे यार $209 या $208 जो है, तो $286, वो उनके लिए जो यूएस सिटीजन है, हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनको $360 एक्स्ट्रा देने हैं। तो $600 पर पेपर की फीस, 600 12 2400 ये हो गए। अब आप अगर ड्रैग का सॉरी बैकर्स का पेपर लोगे या उसका ऑनलाइन वर्जन लेगो, $1800 का आपको वो मिल जाएगा, इसके टेस्ट वो टेक्स्ट बुक वगैरह ऑनलाइन सारी चीजें। तो 1800 और 6000 कितने हो गए भाई। हाँ, इनरोल एजेंट की भाई वेबसाइट कोई लिंक नहीं है, प्रो मैट्रिक के ऊपर जाओ, वहां पे सारी डिटेल मौजूद है। तो इनरोल एजेंट के लिए कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए होती। मजे की बात बताऊं, इनरोल एजेंट के लिए जी, सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं चाहिए होता इसके लिए आपको? नो नो भाई, इनरोल एजेंट अगर आप पाकिस्तान में, मतलब आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, वो पहली बात है। इनरोल एजेंट यूएस का आपसे कोई क्वालिफिकेशन मांगता ही नहीं है। सीपीए के लिए तो आपको पाकिस्तान का मास्टर होना चाहिए, सीए होना चाहिए, या बीकॉम उसके साथ होना चाहिए, या आईसीए में होना चाहिए, उसके साथ एमए होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इनरोल एजेंट पाकिस्तान में एक बंदा जिसने अलिफ बे भी नहीं पढ़ी, मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, वो यूएस जाए, आईरिस की वेबसाइट पे जाके पीटीआईएन बनाए, प्रोमेट्रिक की वेबसाइट पे जाके पीटीआईएन की बेस के ऊपर अपना पेपर बुक करे, 3 किताबें आती हैं, वो पढ़े टैक्स की, जाके पेपर दे दे, इनरोल एजेंट बन गया। इनरोल एजेंट की यूएस के अंदर मिनिमम सैलरी $60,000 है और सीपीए की है $80,000।
ठीक है, $20,000 का फर्क है, लेकिन कॉस्ट जो है वो तकरीबन सीपीए करने के लिए मास्टर होना चाहिए वगैरह। पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी बनाते हो, पहले एलिजिबिलिटी बनने के बाद फिर आप स्टेट को फीस पे करते हो, फिर प्रोमेट्रिक को फीस पे करते हो $2400 का 4 पेपर देने, और अगर कोई पेपर रुक गया तो आपके 600 लग गए। अच्छा, ये पेपर जाके दुबई में देने पड़ते हैं, अगर आप 2 दफा भी दुबई चले गए तो 2-3 लाख रुपए वो लग गए आपके। फिर $1800 की किताबें, तो $5,000 से $6,000 का आपको सीपीए मिलता है। ठीक है, लेकिन सीपीए और ये दोनों सेम होता है, जिसमें क्वालिटी होती है वो आगे जाता है। ठीक है भाई, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सर जी बोलो बोलो, साथ साथ बोलो बोलो। सर मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो अभी आपने विजिट वीजा का बताया, तो हम उस मतलब इस बेस पे वो दे देते हैं वीजा कि आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं? नहीं नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं, ये बोल भी नहीं देना। ये बोल भी नहीं देना। अब वो कि हमने ये के पेपर देने हैं, बुक किए हुए हैं, आपने बताया ना अभी आईरिस की बड़े वेबसाइट पे। optimistic, वो बड़े उसके लिए है भाईजान। वो बोले कि आप एजुकेशन वीजा अप्लाई करें, विजिट थोड़ी करेंगे आप। मतलब फिर एजुकेशनल वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अबे यार, ये नया कट्टा मैंने खोल दिया भाई, अगले दफा कर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलिए भाई साहब। अच्छा सर, वो आवाज नहीं आ रही थी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो आपने बताया ना कि अगर हम आईरिस से कांटेक्ट करना, तो क्या हम उस पे डिफरेंट उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम गूगल से सर्च करें? हमारा सपोज जी आईटीएन का जी मसला है या रिटर्न का मसला है, इसके ऊपर बिल्कुल लिस्ट होती है? जी, बिल्कुल लिस्ट है वहाँ पे। आप लिस्ट लिखिए और नंबर लिखिए, आईरिस ITI ये नंबर, वो आपको दे देगा कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, ठीक है। सर मेरा छोटा सा सवाल है। कोई सवाल नहीं है सर बस ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, बोलो 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 बोलो। सर मैं बस ये इतना पूछना चाह रहा था कि जो एनरोल एजेंट है, इसके हम पेपर दुबई में जाके दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? यार और इसकी जो बुक्स, सुनने के बावजूद भी मतलब कर रहे होते हो वही सवाल, नहीं दे सकते। ओके, और इसकी बुक्स भी हमें यूएस से मिलेंगी इधर? कोई ऑनलाइन मिल सकती हैं? नहीं भाई, हम तैयारी कर पाकिस्तान लें। में मैंने बहुत सर्च किया, नहीं मिला, लेकिन अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह एक सस्ता मुझे मिल गया। और वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 29 नहीं, हाँ, $29 पर मंथ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक मिल गई है, ये की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट और यूएस की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 300 400 $500 का तकरीबन आपको ग्लेम रिव्यू की किताबें मिलती है, $500 की। लेकिन ठीक है, ऑब्वियसली हमें सस्ता ऑप्शन लेना होता है, लेकिन उस ऑप्शन पे नहीं जाना। एक और सस्ता ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलो ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक रखिएगा। यू।